हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टैप जम्मू एंड कश्मीर। और आज हम बात करेंगे टॉप 50 इकोनॉमी के एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट है। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने गवर्नमेंट एग्जाम की, या मेनली मैं बात करूं आपकी जेकेएस की, ठीक है, जहां पे आप ज्वाइन करना चाहते हैं अपने प्रशासन को, ठीक है, अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, तो आपके लिए इकोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करेंगे पेपर का पैटर्न, ठीक है, और कितने कितने क्वेश्चंस इकोनॉमी से आपको देखने को मिल रहे हैं और किस हिसाब से आपका वहां पे सेक्शंस में उसको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट अगर बात करें तो जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको लास्ट के 5 साल में देखने को मिल रहे हैं प्री में, उनकी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं किस हिसाब से वेरिएशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो अगर हम स्टार्ट करें, देखिए, तो फर्स्ट जो आपका 2021 से लेकर 25 तक का हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है। ठीक है, तो अगर 2021 की बात करें तो आपको मिलते हैं 9 क्वेश्चंस। ठीक है, देखो ये कई बार ना वेरी कर जाता है, बिकॉज हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने करंट अफेयर को भी इंक्लूड किया है। जो करंट अफेयर आपके इकोनॉमिक स्पेसिफिक थे उसको मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया है। अगर 2021 की बात करें तो आपको यहाँ पे 9 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो जंप करके आपके 16 हो जाते हैं अगर हम बात करें 2022 की। ठीक है, देन अगेन 9, देन 10, और लास्ट ईयर 25 में आपके पास जो लास्ट एग्जाम था आपका, उसमें आपको देखने को मिलते हैं 15 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये बता रहा है कि किस हिसाब से वहां पे आपको वेरिएशन देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल हम एनालाइज करें तो अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 आप मान सकते हैं ऑन एन एवरेज। इतने क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, तो बहुत बड़ा बंच है आपके पास। ठीक है, और अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, आपकी इकोनॉमी पे आपकी अच्छा होल्ड है, तो आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन की, ठीक है, टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस लास्ट के 5 साल में आपको देखने को मिल रहे हैं 59। ठीक है, और जो मेन आपके 19 क्वेश्चंस आए हैं वो आपके आए हैं बैंकिंग से, मॉनेटरी पॉलिसी से और आपके फाइनेंशियल सिस्टम से। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे एक सेक्शन देखने को मिलता है। देन जो नेक्स्ट है आपका वो 12 के साथ है गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, आपकी सोशल सेक्टर हो गया आपका, और अप्लाइड इकोनॉमी, यानी यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर की बात होगी। तो उन सेक्शन से आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। Then 10 number of questions from external sector and your international economy. Then 7 from public finance and fiscal policy. 7 from your development, inequality and sustainable economy. ठीक है, और 4 क्वेश्चन है आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आपके एनर्जी सेक्टर से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैवी वेटेज आपकी कहाँ पे है, जो आपके पेन कोर कंपोनेंट्स हैं वहीं से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। प्लस इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ज्यादातर आपके क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं एक बार, अब हम क्या करेंगे, अब हम और एक और चीज जो यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको कि आपका क्या है, हर साल जो क्वेश्चंस है आपके, जो आपके यहाँ पे सेक्टर्स है जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, जिन सेक्शन से, वो आपकी वेरी करते हैं। जैसे अगर बात करें 2022, 23, 24, तो यहाँ पे बैंकिंग का डोमिनेंस था, लेकिन 25 में क्या हुआ, आपके पास बैंकिंग नहीं आया बल्कि आपके पास इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, कई बार चीजें काफी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको इकोनॉमी क्या करना पड़ेगा, आपको ओवरऑल होलिस्टिकली प्रिपेयर करना पड़ेगा। हर सेक्शन पे आपकी होल्ड अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं एमसीक्यूज की। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिस तरह के क्वेश्चन देखे गए हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चन देखे गए हैं प्रीवियस ईयर में, हम वैसे ही आपके लिए लेके आए हैं टॉप 50 एमसीक्यूज। ठीक है, जहां पे बहुत सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो आपसे पहले पूछे गए हैं, क्या जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया। ठीक है, तो बैंकिंग का जो सेक्शन की जब बात कर रहे थे तो बैंकिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वहां पे मॉनेटरी पॉलिसी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस पे आप देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द एमपीसी इज अ 6 member स्टैट्यूटरी बॉडी कंस्टिट्यूटेड अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द गवर्नर ऑफ द आरबीआई एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द एमपीसी एंड एंजॉयज अ कास्टिंग वोट। ठीक है, इन केस ऑफ टाइम। थर्ड क्या है, द इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ एमपीसी इज डिटरमाइंड बाय द आरबीआई इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट वंस एवरी 3 years। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, करेक्ट। तो हमेशा क्या करना है, आपने डायरेक्टिव को साथ में लेके चलना है। ठीक है, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। 6 मेंबर की आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या है, जो किसी एक्ट के थ्रू बनी गई है। तो आरबीआई एक्ट को 2016 में अमेंड किया गया था, उसके बाद यहां पे आपका एमपीसी को यहां पे डाला गया था। ठीक है, दैट इज करेक्ट। सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट कि जो आपका चेयरपर्सन कौन होता है, आपका आरबीआई गवर्नर होता है और उसके पास कास्टिंग वोट होता है। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो 1 and 2 तो करेक्ट है। व्हाट अबाउट थर्ड? अब देखो, इन्फ्लेशन टारगेट क्या होता है आपका, जो भी आपका +4 ±2% चल रहा है। ठीक है, तो वो आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करते हैं, लेकिन उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसकी ड्यूरेशन आपकी 3 years नहीं है बल्कि कितनी है, 5 years है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास जो करेक्ट होगा ऑप्शन वो होगा 1 एंड 2। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा यहाँ पे बता दिया। अब सेकंड बात करते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, या मेनली बात करें हम इसको बोल सकते हैं एक्सटर्नल सेक्टर का आपका बेसिकली क्वेश्चन है, जहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की गई है। ठीक है, तो उसको लेके कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई है। फर्स्ट है आपके पास एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जो आपके मेनली कॉर्पोरेट्स बोरो करते हैं, ठीक है, फॉरेन से, एंड एफडीआई आर कंपोनेंट्स ऑफ द कैपिटल अकाउंट। देखो, कैपिटल एंड करंट अकाउंट से बहुत क्वेश्चन देखे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। सेकंड है द रेमिटेंसेस सेंट होम बाय द एनआरआईज, ठीक है, आर रिकॉर्डेड अंडर द कैपिटल अकाउंट एज यूनिलेटरल ट्रांसफर। ठीक है, एंड थर्ड इज अ ट्रेड डेफिसिट ऑलवेज। ठीक है, दीज आर द एक्सट्रीम वर्ड्स। ठीक है, ऑलवेज, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है, जब ऐसा आपके एक्सट्रीम वर्ड्स देखने को मिलेंगे आपको, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज या फिर नेवर, ठीक है, तो वो क्या आपके मोस्टली रॉन्ग होते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा रॉन्ग नहीं होते हैं, मोस्टली आपके रॉन्ग होते हैं। ठीक है, ऑलवेज लीड्स टू करंट अकाउंट डेफिसिट। तो आपसे फिर से करेक्ट पूछा है। फर्स्ट की बात करें, देखो फर्स्ट आपका करेक्ट है, ईसीबी हो गया, एफडीआई हो गया, ये क्या होता है आपका, यहाँ पे आपकी एसेट और लाइबिलिटीज पे आपका फर्क पड़ता है। ठीक है, और जहां पे एसेट और लाइबिलिटीज में फर्क पड़ता है, वो अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं आपके, वो अल्टीमेटली आपके हो जाते हैं कैपिटल अकाउंट के पार्ट। तो ये आपका करेक्ट है। सेकंड भी आपका करेक्ट है। ठीक है, देखो सेकंड के यहां पे सॉरी सेकंड आपका करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये आपका करंट अकाउंट का पार्ट है। जो आपकी यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हैं, जो आप रेमिटेंसेस भेजते हो, उससे एसेट लाइबिलिटी से फर्क नहीं पड़ता है, दे आर जस्ट दी वन वे ट्रांसफर। ठीक है, तो वो आपके इसका पार्ट होगा, वो आपका करंट अकाउंट का पार्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अ ट्रेड डेफिसिट ऑलवेज लीड्स टू करंट अकाउंट डेफिसिट। देखो, हो सकता है, ऑलवेज नहीं होता है, क्योंकि ट्रेड के साथ क्या होता है आपका, यहाँ पे दो कंपोनेंट आपके पास, एक गुड्स है आपके पास और एक है आपके पास सर्विसेज। तो मान लो यहाँ पे डेफिसिट है, अगर आपका ट्रेड में डेफिसिट है, हो सकता है कि सर्विसेज में आपके पास सरप्लस हो, तो हमेशा जरूरी नहीं होता है। तो ऑलवेज के साथ क्या होता है आपका, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट क्या रहेगा आपके पास, ए, वन ओनली। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ठीक है, ये आपके लिए इजी क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। थर्ड है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ई रूपी। तो ई रूपी आपसे पहले भी पूछा गया है। ठीक है, ये आपका पीवाईक्यू भी था एक तरीके से। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे आपका एक पीवाईक्यू भी फ्रेम हुआ था। तो एक डिजिटल वाउचर सिस्टम है आपका ई रूपी। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर स्टेटमेंट 1 की बात करें तो इट इज अ पर्सन स्पेसिफिक एंड पर्पस स्पेसिफिक। अगर आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाके देखोगे ई रूपी को, तो ये लाइन वहां की एग्जैक्ट वहां पे लिखी गई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने मान लो किसी पर्सन को आपने कोई बेनिफिट देना है। मान लो आपने किसी के लिए कोई हेल्थ स्कीम चलाई थी और आप चाहते हैं कि 1000 रुपीज वो अपना हेल्थ चेकअप में करे। अगर आप उसको 1000 रुपीज डीबीटी करोगे या कैश ट्रांसफर करोगे, तो देयर आर चांसेस कि जो आपको आपने ट्रांसफर किया है वो उसको हेल्थ के अलावा कहीं और यूज कर ले। तो उससे बचने का क्या प्रोसेस है, या वो चीज उसी में यूज हो, तो क्या करते हैं, पर्सन स्पेसिफिक और पर्पस स्पेसिफिक आपके लिए ई रूपी, वहां पे आपको क्यूआर कोड मिलेगा अगर आपके पास स्मार्टफोन फीचर है। अगर आपके पास सिंपल कीपैड वाला फोन, जिसको फीचर फोन कहते हैं, वहां पे आपको एक एसएमएस स्ट्रिंग मिलती है। ठीक है, तो जब आप जाओगे, आप उसको वहां पे शेयर करोगे, तो आपको क्या उसका वहां पे बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। लॉन्च बाय द आरबीआई। अगेन, अब लॉन्च किसने किया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पे आरबीआई ने इसको लॉन्च नहीं किया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। पहले तो बिल्कुल सही था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ आपके साथ, आरबीआई यहां पे इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, द वाउचर रिक्वायर्स द बेनिफिशियरी टू हैव अ बैंक अकाउंट एंड अ स्मार्टफोन विद अ डेडिकेटेड मोबाइल एप्लीकेशन टू रिडीम इट। अगेन, स्मार्टफोन की नीड नहीं है, आपके पास फीचर फोन होगा तब भी आप क्या कर पाएंगे, इसको आप कर पाएंगे इजिली कवर। ठीक है, आप इस पे कवर हो पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या फॉल्स हो जाता है। It was developed by the NPCI on its UPI platform. That is absolutely correct. तो करेक्ट पूछा है आपसे, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 ओनली। ऑप्शन बी क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट क्या था कि आरबीआई ने डेवलप किया, नहीं, आरबीआई ने डेवलप नहीं किया है, इसको एनपीसीआई और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने इसको आपका डेवलप किया है। तो इस हिसाब से क्या करना है आपने, सॉल्व कैसे करना है, आपने हर चीज में क्या करना है, बिल्कुल बारीकी से देखना है। ठीक है, और कहीं पे क्या होता है, एक आधा वर्ड चेंज होता है तो उससे पूरा मीनिंग आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, फोर्थ है, with reference to Indian public finance, arrange the following deficit indicators in descending order of their typical magnitude in the union budget. देखो, जब भी बजट आता है तो वहां पे कुछ डेफिसिट आपकी मेंशन होता है।
फिजिकल डेफिसिट हो गया आपका, आपका जैसे मान लो फिजिकल हो गया, रेवेन्यू हो गया, इफेक्टिव रेवेन्यू हो गया, आपका प्राइमरी डेफिसिट हो गया, ठीक है। तो इनके बारे में पता ही आपको, प्राइमरी क्या होता है कि आप फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है। तो ये आपने सब पढ़ा होता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो जिसमें इनका मैग्नीट्यूड होता है। जनरली एक ट्रेंड फॉलो करते हैं, ठीक है, उसी ट्रेंड की बात की जा रही है। सबसे ज्यादा कौन होता है? सबसे ज्यादा होगा आपका फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या होगा आपका? फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट के बाद क्या आता है आपका? रेवेन्यू डेफिसिट आपका सबसे ज्यादा रहता है हमारे पास, ठीक है। देन आता है आपका प्राइमरी, और सबसे लास्ट में क्या आता है आपका? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। 2143 आपका क्या है? करेक्ट है। यहां पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। और अगर हम इसको इस साल की फिगर से मैच करें जो आपको यहां पे बजट में देखने को मिली थी, यू कैन इजिली सी फिजिकल डेफिसिट कितना है आपके पास? 4.3, रेवेन्यू कितना है? 1.5, प्राइमरी कितना है? 0.70, और इफेक्टिव रेवेन्यू कितना है? 0.30, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इस तरीके का ट्रेंड के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं और ये आपके इजी होते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो इस साल की आपकी फिगर्स है ना, उनको आप याद कर लेंगे। कई बार क्या होता है स्टेटमेंट फॉर्म में फिगर्स पूछ लेते हैं, ठीक है। पर जनरली क्या है, ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, कौन सबसे ज्यादा है, कौन उसके बाद आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगेन डीएसआईबी आपसे पूछा गया है पहले भी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं विच वी थिंक कि इतने बड़े बैंक है, टू बिग टू फॉल, ठीक है। अगर वो कोलैप्स करते हैं तो हमारा पूरा इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बात करते हैं। DSBs are the banks that are perceived as too big to fail due to their size, cross jurisdiction activities and complexity. That is absolutely correct. Second है, the RBI places DSIP in different buckets requiring them to maintain additional common equity tier CET1 capital, ठीक है। इट इज ऑल्सो करेक्ट। अगर आप इतने बड़े हैं तो आरबीआई ने क्या किया है, जितने आपकी आपकी बाकी बैंकों की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा? अपने पास बफर रखना पड़ेगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो करेक्ट। As of recent RBI classifications, only public sector banks have been designated as DSIBs. Now that is something that you should know. कि पहले तो बात होती है कि DSIBs कौन है। एक एसबीआई है आपके पास, HDFC है, और ICICI है। अगर आपको ये भी पता होता तो आप जानते कि आपकी थर्ड स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, ठीक है। इसमें प्राइवेट बैंक भी आपके आ सकते हैं, इसमें आपके पब्लिक बैंक भी आ सकते हैं। और करेक्ट की बात करें तो 1 and 2 आपके क्या है? दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर? तो अब आप क्या करेंगे, जो हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यू विल पॉज ऑन द स्क्रीन, ठीक है। यू विल ट्राई टू अटेम्प्ट, यू विल मेंशन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड देन आई विल सॉल्व हियर, ठीक है। आप प्ले करेंगे, आप सॉल्यूशन देखेंगे और आप देखेंगे आपके कितने करेक्ट हुए, ठीक है। एंड यू विल ऑल्सो शेयर योर स्कोर इन द कमेंट कार्ड, ठीक है। 6 की बात करते हैं। अगेन स्कीम स्पेसिफिक आपको देखने को मिलेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स। पीएम श्री, उल्लास एंड स्टार्स, 3 स्कीम्स आपकी दी गई है और आपसे करेक्ट पूछ रहा है। फर्स्ट की बात करते हैं पीएम श्री की, ठीक है। पीएम श्री आपने सुना होगा कई स्कूल्स के आगे लिखा होता है पीएम श्री स्कूल्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो आपके एग्जिस्टिंग स्कूल्स है उनको हम अपग्रेड कर रहे हैं नैप 2020 के हिसाब से, दैट इज करेक्ट। उल्लास, a scheme dedicated exclusively to providing technical higher education subsidies to rural youth. अगेन उल्लास अगर आपको पता नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है आपके पास? ये आपके पास एडल्ट लिटरेसी की आपकी एक मिशन है। तो इसमें कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं दी जाती है। इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे अडल्ट है जो इलिटरेट हैं, ठीक है, दे शुड हैव बेसिक लिटरेसी, बेसिक न्यूमेरिकल्स आने चाहिए उनको, बेसिक अर्थमेटिक आना चाहिए, ठीक है, पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, ऑल दोस थिंग्स। तो ये आपकी फॉल्स हो जाती है। स्टार्स के बारे में बात की है, अ वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट एम्ड एट इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ द स्कूल एजुकेशन इन सिलेक्टेड इंडियन स्टेट्स। तो स्टार्स आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग फंडेड है और आपकी इंडिया की 6 स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एमपी भी है, हिमाचल भी है, ठीक है। तो आपकी 6 स्टेट्स में आपका ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो बात करें तो करेक्ट क्या है हमारे पास? 1 and 3 करेक्ट है, तो बी यहां पे आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगेन ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 7 की बात करते हैं, ठीक है। अगेन थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है, नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा सोचने की ट्राई करेंगे, ठीक है, कि आखिर ये है क्या। Which of the following conditions must be satisfied for a country's currency to experience a J curve effect? एक J curve effect की बात की गई है। देखो इकोनॉमी में क्या होता है ना कि अगर आपको हम बोले के शेप रिकवरी, तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया लगता है कि किस शेप में आपकी वो चीज हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे क्या बात करेंगे? J curve effect की बात करेंगे। फॉलोइंग करेंसी डेप्रिसिएशन की, करेंसी आपकी डेप्रिशिएट कर रही है, ठीक है। मान लो आपका रुपीज 90 का था $1 के कंपैरिजन में, अब आपका 95 हो गया, लेट अस अज्यूम दैट ये सिचुएशन होती है। तो जे कर्व इफेक्ट का मतलब क्या है आपके पास?
देखो पहले जे कर्व इफेक्ट समझते हैं, ठीक है। दिस इज समथिंग यू नो एज, ठीक है, जे जे शेप बन रही है, ठीक है। अब देखो कैसे होता है यहाँ पे, जब भी करेंसी आपकी डेप्रिशिएट करेगी, जो ये कह रहा है, जब करेंसी डेप्रिशिएट करेगी तो क्या होता है आपका, आपके इंपोर्ट्स आपके क्या होते हैं, आपके लिए कॉस्टली होते हैं और एक्सपोर्ट्स के लिए आपको बेनिफिट होता है। अब बात क्या होती है कि अब जब आपका एकदम करेंसी डेप्रिशिएट करती है, मान लो आपको एक वीक में 90 से 95 हो गया, अब इंपोर्ट जो आपके पास होता है वो तो आप करोगे ही। फॉर एग्जाम्पल ऑयल का इंपोर्ट है, गोल्ड का है, ठीक है। हाँ, उसके जब कॉस्टली होगा उसके बाद धीरे धीरे हो सकता है आप अपनी हैबिट्स चेंज करो। तो हैबिट्स ऐसा नहीं होता कि अगर एकदम प्राइस बढ़ गया तो आप तुरंत चेंज कर लोगे, ठीक है, इट टेक सम टाइम, ठीक है। तो वही बात है जे शेप में आपके पास, ठीक है, कि यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होती है आपके पास, ठीक है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, वो आपकी एकदम से चेंज नहीं होती है। तो जे कर्व में क्या क्या होता है आपके पास कि पहले क्या होगा आपके पास, पहले आपको इंपोर्ट कॉस्टली पड़ेगा, इंपोर्ट कॉस्टली पड़ेगा, जो आपके पास डेफिसिट है वो आपका इंक्रीज होगा, फॉर डेफिसिट आपका बढ़ेगा पहले, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि आप चीजों को कंट्रोल करोगे, आप अपनी हैबिट्स कम करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको हैबिट है इंडिया में कि गोल्ड परचेज करना है, अब मान लो गोल्ड आपका करेंसी डेप्रिशिएट होगी, गोल्ड महंगा हो गया इंपोर्ट करना, तो हम क्या करेंगे, हम कम गोल्ड यूज करेंगे। सिमिलरली ऑयल के केस में हम ऑयल को बचाएंगे, या कोई भी ऐसी आइटम आपको जिसको इंपोर्ट करते हो आप लोग, तो और उसके बाद जब होगा तब आपको वहां पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, बिकॉज ये क्या करेगा, एक्सपोर्ट को बूस्ट करेगा और इंपोर्ट को आपका कम करेगा, तो आपका डेफिसिट क्या होगा, वो इंप्रूव होना स्टार्ट होगा और आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आप धीरे धीरे सरप्लस में चले जाओगे, ठीक है। सो दैट इज योर जे शेप, ठीक है, ये आपकी जे शेप थिंग है इन योर एक्सटर्नल सेक्टर। तो यहां पे क्या बात कर रहे हैं, अब देखो जो हमने बात की, तो वो आपकी सी सेक्शन, सी जो है आपका वो करेक्ट है। शॉर्ट रन इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डिमांड्स आर इन इलास्टिक, शॉर्ट टर्म में इन इलास्टिक है, जो जैसे चल रहा है वो वैसे चलता रहेगा, ठीक है, चीजें आपकी चेंज नहीं होगी, डिमांड आपकी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो क्या है कि इनिशियली क्या होगा आपका और खराब होगा, जो आपका डेफिसिट है वो आपको नीचे और बढ़ेगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका इंप्रूव करेगा, ठीक है। दैट इज योर जे, पहले वर्स होगा फिर आपका इंप्रूव करेगा, दैट इज योर जे कर्व इफेक्ट, ध्यान रखना आपने, ठीक है। 8 की बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट स्कीम है आपके पास, तो इसको लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट है, द कॉस्ट ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन 60:40 इन प्लेन एरियाज एंड 90:10 in your Himalayan states. That is absolutely right. Beneficiaries are identified using the socio-economic and caste census 2011, ठीक है, ये भी आपका है, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन बाय ग्राम सभा, अगेन ग्राम सभा की वेरिफिकेशन होती है, जनरल हाउस लगता है आपका, वहां पे वेरीफाई किया जाता है, और डाटा कहां से लिया जाता है आपका, आपका SECC 2011 से आपका डाटा लिया जाता है, वो भी आपका करेक्ट है। फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द स्कीम इंक्लूड्स मिनिमम मैंडेटरी एम्प्लॉयमेंट अंडर MG नरेगा फॉर अनस्किल्ड मैनुअल लेबर। नाउ दैट इज वन इंटरेस्टिंग पॉइंट कि जो आपका पीएम आवास योजना ग्रामीण है और उसका नरेगा, जो आपका MG नरेगा, जो आपका VBG रामजी बन गया है, उसके बीच में क्या लिंकेज है। तो जब आपको ये बेनिफिट चाहिए होता है ना ग्रामीण में, आवास योजना में, तो आपके पास नरेगा का जॉब कार्ड होना चाहिए, प्लस जब आपके घर के लिए फंड्स रिलीज होगा तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पे अनस्किल्ड वर्क करना पड़ेगा, और उसका जो आप अर्न करोगे वेजेस, वो वेजेस क्या होंगे आपके, वो आपको ओवर एंड अबव योर पेमेंट दिया जाएगा, जो आपको आवास योजना के लिए पैसे मिलेंगे, जो आपको फंड्स मिलेगा, उस फंड के आपका ओवर एंड अबव आपको वो अमाउंट दिया जाएगा। तो करेक्ट की बात है, तो आपका करेक्ट डी होगा, 1 2 एंड 3 ऑल आर योर करेक्ट। और यहां पे आपका क्या है, 90 और 95 की अनस्किल्ड लेबर की बात की गई है, ठीक है, 90 आपका प्लेन्स में, 95 आपका हिल्स में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने, ठीक है, अंडर MG रहेगा इन एडिशन टू दी हाउसिंग ग्रांट्स। नाउ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी देखे जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 फीचर मैच करने हैं। 81 बॉन्ड्स, अगेन PYQ है आपका, गिफ्ट सिटी, PIDF स्कीम एंड रियल एक्सचेंज रेट। अब 81 बॉन्ड्स क्या होते हैं, देखो जब हम ना आपका CRAR रेशो वगैरह निकालते हैं हम लोग, ठीक है, CRAR रेशो जब निकालते हैं तब वहां पे हम टियर 1 टियर 2 कैपिटल का हम टर्म यूज करते हैं। तो वैसे ही आपके क्या होते हैं, एक बॉन्ड्स आपके रिलीज किए जाते हैं, ठीक है, एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स इनको कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि आप लोगों के पास क्या होता है, आप लोग एक टायर 1 कैपिटल वहां पे आप देते हो मतलब बैंक में, उसके बदले में सॉरी किसी कंपनी में आप अपना फंड्स डालोगे, वो आपको उसके बदले बॉन्ड्स देगा, ठीक है, उस बॉन्ड्स को वो टायर 1 कैपिटल मानते हैं। मान लो इन केस कल को कुछ क्राइसिस होता है, कंपनी बंद हो जाती है, तो ये जो पैसा होता है ना 81 बॉन्ड्स आपके पेरिश होते हैं, मतलब कि अब आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि टायर 1 क्या होता है, जब भी कोई क्राइसिस होगा ना, सबसे पहले टायर 1 आप जो आपका जो फंड जो आपके रिजर्व्स है पहले उनको यूज किया जाता है, ठीक है, दीज आर द 81 बॉन्ड्स।
परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब आपके चलते रहेंगे जब तक, ठीक है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, विद नो मैच्योरिटी डेट दैट कैन बी रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग डिस्ट्रेस, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, गिफ्ट सिटी की बात कर लेते हैं, अगेन ये आपका करेक्ट है, ये आपका एक सेंटर है, जैसे हमारा कहां पे, गांधीनगर में है, तो हम इसको एज अ एक्सटर्नल पार्ट शेयर करते हैं कंट्री का, ठीक है, वहां पे रेगुलेशंस आपके उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं जो आपको इंटरनली फेस करने पड़ते हैं, हम फैसिलिटेट करते हैं कि वहां पे आपकी सर्विसेज अच्छे से काम करें, ठीक है। पीआईडीएफ स्कीम्स, अगेन ये भी ठीक था आपका, ये अब आपकी स्कीम बंद हो चुकी है ऑन 31 दिसंबर 2025 को आपकी बंद हो गई है। इसमें क्या था कि जो हम डिजिटल इनिशिएटिव्स लेते थे उनको हम चाह रहे थे कि हम टीयर 3 से टीयर 6 सिटीज तक क्या करें, उसको बढ़ाएं वहां पे। तो अब वो बेसिकली क्या, वो आपका अगर आप देख भी रहे हो डिजिटल पेमेंट्स आपकी काफी ज्यादा देखी जाती हैं स्मॉल सिटीज में, स्मॉल विलेजेस में, तो अब इस स्कीम की आपको नीड नहीं थी, तो अब क्या है, अब ये आपकी क्लोज होगी, लेकिन हाँ स्कीम को लेके बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है, जब हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट करेंसी का जो होता है उसको जब हम इन्फ्लेशन का एडजस्ट करते हैं देन इट इज नोन एज योर रियल एक्सचेंज रेट। तो करेक्ट क्या है आपके पास, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, तो हमने सामने सामने मैच हो गया आपके, ठीक है, तो A1 B2 C3 D4, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा ए। अब कुछ आपके होते हैं असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस, 10th की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब 10th में देखिए आप, अंडर अ फुली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम सेंट्रल बैंक्स नेवर होल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। देखो अगर हम बात करें तो कोई भी आपका फुल्ली फ्लोटिंग हम नहीं मान सकते, ठीक है, कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक आपका इंटरवीन करता है, जब सेंट्रल बैंक आपका इंटरवीन करता है तब क्या होगा, तब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपको चाहिए। अगर इंडिया की भी बात कर ले तो इंडिया के आरबीआई के पास भी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। सो नेवर, अगेन एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, आई एम नॉट सेइंग कि एक्सट्रीम आर ऑलवेज रॉन्ग, बट यू कैन से दैट इन 95% केसेस दे आर रॉन्ग, तो आप ध्यान रखेंगे, तो ये गलत है आपका, और यहीं से बेसिकली आपको मिल जाता है ए इज फॉल बट आर इज ट्रू, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बेनिफिट है, अगर एक आपकी फॉल्स है तो आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाते हैं। बट अभी रीजन पढ़ लेते हैं, मार्केट फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑटोमेटिकली एडजस्ट फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स टू बैलेंस द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें ऐसा ही होता है। बट थिंक क्या है कि यहाँ पे नेवर गलत यूज लिखा गया, ठीक है, नेवर नहीं होता आपका, दे यूजुअली केप्ट, वो आपका इसको डर्टी फ्लोट भी कहते हैं। अब 11th की बात करते हैं, रिगार्डिंग द स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स। स्कीम्स आपसे काफी पूछी जाती हैं। इट एम्स टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स एट बिटवीन 10 लाख एंड 1 करोड़ टू एटलीस्ट 1 SC और ST बोरोवर एट लीस्ट 1 वुमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच, वो ये इसका मेन फीचर था, तो ये आपका करेक्ट है। द लोन इज एक्सटेंडेड फॉर सेटिंग अप ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और द ट्रेडिंग सेक्टर, हाँ इन सेक्टर्स में क्या है, ये आपका दिया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप कि इन सेक्टर्स में क्या है आपका ये दिया जाता है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए। थर्ड क्या है, इन द केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज, मान लो कोई आपकी पार्टनरशिप फर्म है, दे वांट टू यूज दिस स्कीम, एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेक मस्ट बी हेल्ड बाय आइदर एन SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर। हम जनरली कहां तक पढ़ते हैं, हम जनरली यहीं तक पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल को आप दे सकते हैं, SC को ST को, ठीक है, एक वुमेन बोरोवर को आपको, एक वुमेन को आपने देना है लोन, ठीक है। बट अगर मान लो कोई पार्टनरशिप फॉर्म में मांग कर रहा है स्कीम के अंदर, तब क्या होता है, थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, जो आपका मेजोरिटी स्टेक है, ठीक है, जो मेजोरिटी स्टेक है आपका, दैट मस्ट बी विद SC ST और वुमेन, ठीक है। तो करेक्ट पूछा है आपसे, तो डी आपका करेक्ट है, 1 2 एंड 3 आर योर करेक्ट। 12th की बात कर लेते हैं, विद रेफरेंस टू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, अगेन अ वेरी वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट स्कीम, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, देखो ये आपकी पार्टनरशिप में काम चलता है, यहाँ पे शेयर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पैसा लगेगा, स्टेट का भी लगेगा, और प्राइवेट फंडिंग भी आपकी यहाँ पे होगी, ठीक है। वर ओरिजिनली इनविजन टू शेयर द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन एन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ 33% ईच, ये बोल रहा है कि जो प्रोपोर्शन है शेयरिंग का वो आपका 33% ईच है, इक्वल प्रोपोर्शन में करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या फॉल्स है, इक्वल में नहीं करते हैं, सेंट्रल और स्टेट का इक्वल है, प्राइवेट का आपका कम है, 39 39 22, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। The energy, roads, urban infra and railway sectors account for more than 70% of the total projected capital investment under the pipeline. Again PIB की लाइन है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट है, जो मेजर आपकी इन्वेस्टमेंट है एनर्जी सेक्टर में है, रोड्स पे है, अर्बन इंफ्रा में है और आपकी रेलवे सेक्टर में है। The NIP covers greenfield projects exclusively and explicitly excludes the brownfield infrastructure deployments. Again ये बहुत आपका
स्पेसिफिकली लिखा गया है कि ये क्या करेगा कि एक्सप्लिसिटली क्या करेगा आपके लिए ये बिल्कुल उसको ब्राउन फील्ड को अलग कर देगा, हम सिर्फ ग्रीन फील्ड पे इन्वेस्ट करेंगे। तो ये आपकी फॉल्स है यहाँ पे। तो करेक्ट क्या है आपका? टू ओनली आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे दोनों आपकी कंसीडर होंगे, ग्रीन फील्ड भी है और आपकी ब्राउन फील्ड, आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ पे कंसीडर होंगी, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स इशूड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगेन एसडीआर पूछा गया है, पूछा जाता है और आगे भी आपसे पूछा जाएगा। तो एसडीआर इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट, दैट इज करेक्ट, बट इट इज नाइदर अ करेंसी नॉर अ क्लेम ऑन द आईएमएफ। ये बहुत अच्छी बात है इसमें कि कई बार यहां पे आपको कंफ्यूज करता है कि एसडीआर इज अ करेंसी। इट इज नॉट अ करेंसी, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज नाइदर अ करेंसी नॉर अ क्लेम ऑन द आईएमएफ। ये बस आपका क्या है, इंटरनेशनल रिजर्व आपके पास क्या है, आपके पास एसेट है। The value of the SDR is based on basket of 5 currencies. Yes, that is right. अभी पहले आपकी 4 थी, जो आपकी लेटेस्ट आई है वो आपकी चाइनीज रेंडमी आई है, ठीक है। तो अब आपके पास 5 बास्केट्स हैं, 5 करेंसीज की बास्केट है, यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज, जापानीज एंड योर ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। होल्डिंग एसडीआर ऑटोमेटिकली ग्रांट्स अ मेंबर कंट्री वोटिंग पावर इन आईएमएफ प्रोपोर्शनल टू इट्स एसडीआर एलोकेशन। जितने आपके पास एसडीआर है उस हिसाब से आपके पास वोटिंग का परसेंटेज होगा। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखने की बात है, ठीक है। जो आपके पास वोटिंग परसेंटेज है वो आपके एसडीआर से नहीं लिया जाता है, उसका वहां से कोई लिंकेज नहीं है आपके पास, ठीक है। उसका लिंकेज आपके पास किसके पास, आपकी होल्डिंग के पास है, ठीक है। बात करते हैं कैसे, आपके पास कंट्री का जो कोटा एलोकेशन होगा आपके पास, जितना आपने रिजर्व डाले होंगे उसमें, ठीक है, उस हिसाब से डिटरमाइन होता है, ना कि आपके पास कितने एसडीआर हैं, ठीक है। तो आपके पास करेक्ट क्या है, 1 एंड 2 आपके पास यहाँ पे करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, देखो जब भी कोई गड़बड़ होती है किसी बैंक में तो आरबीआई क्या करता है, उसको पीसीए फ्रेमवर्क में डाल देता है, ठीक है। ये ध्यान आपको पता ही होगा, ठीक है, ऑफ आरबीआई। उसको लेकर कुछ स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। द फ्रेमवर्क अप्लाइज इक्वली टू पीएसबीज, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड एनबीएफसीज, ठीक है। हाँ, इन सबके लिए फ्रेमवर्क है, इवन एनबीएफसी के लिए भी है, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट, बट स्टिल वी हैव अ पीसीए फ्रेमवर्क, ठीक है। तो आपका ये करेक्ट है। Capital adequacy, net NPA and leverage ratios serve as a core financial indicators for triggering PCA interventions. हाँ, जब ये फाइनेंशियल जो पैरामीटर्स है, जब इनमें गड़बड़ होगी आपकी, तब आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वंस प्लेस्ड अंडर पीसीए, मान लो कोई इस फ्रेमवर्क में आ गया आपके पास, अ बैंक इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड फ्रॉम इशूइंग फ्रेश क्रेडिट टू एनी बोरोवर कैटेगरी। देखो पीसीए में ना अलग अलग कंडीशंस होती है, लेकिन पीसीए में ऐसा नहीं होता आपके पास, पीसीए में कि आप किसी नए लोन को डिसअलाउ कर दो, ठीक है, दैट इज नॉट द केस। तो ये आपका करेक्ट नहीं होगा, आपके पास क्या होगा, A1 and 2 आपके पास करेक्ट आंसर है। मेन क्या करता है, हाई रिस्क लैंडिंग और ब्रांच एक्सपेंशन, बट ऐसा नहीं बोलता कि कंप्लीट बैन, ठीक है। अगेन अगर आप लाइन पढ़ोगे तो कंप्लीटली आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लो रिस्क लोन दे सकते हो, ठीक है, बट हाई रिस्क लोन्स आप नहीं दे सकते विदाउट दी परमिशन, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी ऑफ बजट बोरोविंग्स। ऑफ बजट बोरोविंग्स क्या होती है, वो बोरोविंग्स जो आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के थ्रू किसी अलग तरीके से लेते हैं, जो डायरेक्टली आपके बजट में मेंशन नहीं होती है। These are the loans raised by the public sector undertakings or state-owned entities directly for which the central government pays interest or principal from the union budget. Again, that is very good point कि लिया आपने दूसरे तरीके से, लेकिन पे कौन करेगा, आपका बजट से पे होगा वो, ठीक है, उसका अप्रूवल नहीं होगा। तो अभी रिसेंट टाइम में क्यों न्यूज में रहता है, क्योंकि इसका ट्रेंड बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। Such borrowings are fully reflected in the official fiscal deficit calculations of the year in which it was raised. Now that is one important part. ऐसा नहीं होता, यही तो गड़बड़ है। जो आपके पास ऑफ बजट बोरोविंग्स है वो आपके फिजिकल डेफिसिट की कैलकुलेशन में नहीं आती है, ठीक है। तो इसलिए इनको थोड़ा सा हम नेगेटिव वे में देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 293 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इट प्लेसेस एक्सप्लिसिट न्यूमेरिकल सीलिंग ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ बजट बोरोविंग्स, ठीक है, दैट इज फॉल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं है आपके पास, ये आपके पास स्टेट गवर्नमेंट के लिए आर्टिकल है कि वो लोन कैसे ले सकती है, ठीक है, वहां पे इसके बारे में मेंशन है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मेंशन नहीं है आपके पास, ऑफ बजट बोरोविंग के लिए नहीं है आपके पास, ये आपके पास स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफिक आपको देखने को मिलेगा। तो आपके पास क्या है, सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है, तो आपके पास 1 ओनली करेक्ट होगा आपके पास, ठीक है। 16 की बात कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर प्राइमरी फीचर्स। टी बिल्स की बात है, सीएमबी की बात है, सीपी की बात है, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल्स की बात करते हैं, दीज ऑल आर योर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो टी बिल्स की बात कर लेते हैं, दीज आर जीरो कूपन, अगेन दैट इज इंपॉर्टेंट, ये आपके जीरो कूपन होता है। शॉर्ट टर्म आपके डेट इंस्ट्रूमेंट है, लेस देन 1 ईयर।
इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, दैट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ओनली समझ के मत करना कि फॉल्स है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इशू योर टी बिल्स, दैट इज करेक्ट, दैट यू शुड नो। Cash management bills, short-term debt instrument issued to meet temporary mismatch in the cash flow of state governments. Now that is false. जो अगर बात करें जो टेम्पररी मिसमैच के लिए आपके पास क्या है, वे एंड मीन्स, और ये आपका पीवाईक्यू है, पूछा गया पहले, तो वे एंड मीन्स यूज करते हैं, कैश मैनेजमेंट बिल्स यूज नहीं करते हैं। कमर्शियल पेपर्स क्या है, ये आपकी कॉर्पोरेट्स का होता है। अनसिक्योर्ड मनी, कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ता आपको, मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द क्रेडिट वर्दी कॉर्पोरेट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स, ठीक है, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है। तो कितने करेक्टली मैच्ड है, कौन से आपके पास करेक्टली मैच्ड है, आपके पास 1 and 2 आर योर करेक्ट, 1 and 3 आर योर करेक्टली मैच्ड, ठीक है, तो आपके पास सेकंड गलत है आपके पास, ठीक है। वेज एंड मींस एडवांसेस आपके यूज होते हैं डब्ल्यूएम में, ठीक है, उसमें भी आपका नॉर्मल डब्ल्यूएम में होता है, एक आपका स्पेशल डब्ल्यूएम में होता है, ठीक है। जब नॉर्मल आप एग्जॉस्ट कर देंगे तब आप स्पेशल को यूज करेंगे। 17th क्या है, रिगार्डिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, काफी न्यूज में रही है, ठीक है। इट इज पब्लिश्ड बाय एनुअली बाय द वर्ल्ड बैंक। Second, it provides GDP estimates of the global level and tracks inflation trends across advanced and emerging market economies. Correct पूछा है आपसे, तो अगर रिपोर्ट के साथ कोई रिपोर्ट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये वर्ल्ड बैंक नहीं करता है, आपका IMF की रिपोर्ट है, तो फर्स्ट फॉल्स है आपके पास। और सेकंड के सेकंड नॉर्मल है, यहाँ पे जीडीपी के एस्टिमेट्स होते हैं, रैंकिंग दी जाती है, तो क्या है आपके पास 2 ओनली करेक्ट है। तो रिपोर्ट किसने पब्लिश किया, एंड इट इज बाय एनुअली, साल में 2 बार आती है, ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और साथ में क्या, बस यहाँ पे नाम चेंज किया है आपका, यहाँ पे आपका वर्ल्ड बैंक मेंशन किया गया है। Which of the following actions by the Reserve Bank of India will lead to an expansion of the monetary money supply M3 in the economy? इनमें से कौन सा एक्शन है आपके पास जो आपके पास, जो इनमें से कौन सा एक्शन आपके पास जो आपके लिए मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा, ठीक है। देखो मनी सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपका इन्फ्लेशन से जुड़ा होता है। इनमें से कौन सा एक्शन क्या आपके पास क्या होगा, मनी सप्लाई आपकी इंक्रीज होगी, एक्सपेंशन ऑफ द मनी सप्लाई, ठीक है। तो अब आप धीरे धीरे अगर इनको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, किस हिसाब से चल रहा है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। देखो फर्स्ट सिंपल है आपके पास, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जब आप परचेज करोगे तो क्या होगा, आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज की, आपने कैश मार्केट को दिया, तो मनी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ये आपका करेक्ट है। इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशो, अगेन जब आप रिजर्व्स बढ़ाएंगे तो मनी सप्लाई को आप कर्टेल करेंगे। मान लो अभी आपके पास CRR है आपके पास 4%, मतलब 100 रुपीज अगर आपके पास हैं तो 4% आपको रखने पड़ेंगे। अब मैं उसको बढ़ा के 5% कर देता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपके पास देने के लिए पहले 96 थे, अब कितने बचे, 95 बचे, तो मनी सप्लाई क्या है आपके पास डिक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इन दी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, अगर आप MSF क्या होता है, अगर आपको इमरजेंसी में फंड्स चाहिए तो आप क्या करते हैं, MSF के थ्रू आप फंड्स लेते हैं। अगर आप यहाँ पे उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दोगे तो आपके लिए MSF लेना थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, अगर मान लो आपने 100 यूनिट्स लेना है तो आप सोचोगे कि 100 की जगह 90 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, ये आपकी इस इंक्रीज को ये आपको कम करेगा। तो यहाँ पे एक्सपेंशन की बात है, तो जो फैक्टर्स आपकी कम करेंगे वो हमें नहीं लेना, जो बढ़ाएंगे वो देखेंगे। सेलिंग ऑफ द फॉरेन करेंसीज इन द फॉरेन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, अगर आप फॉरेन करेंसी दोगे तो उसके बदले में क्या लोगे, डोमेस्टिक करेंसी को आप वापस लेके आओगे, ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी को लेके आओगे तो आपने क्या किया, मार्केट से डोमेस्टिक करेंसी कम की, तो एक्सपेंशन नहीं होगा यहाँ पे भी क्या होगा आपका, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा आपका मनी सप्लाई का, ठीक है। तो करेक्ट क्या है आपके पास, 1 ओनली आपके पास करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये आप इस हिसाब से उसको सॉल्व कर सकते हैं। 19th, consider the following statements regarding the foreign direct investment policy in India, FDI पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन आया आपको, ठीक है। अंडर द ऑटोमेटिक रूट, देखो 2 आपके पास रूट है, एक आपके पास ऑटोमेटिक है, एक आपके पास अप्रूवल रूट होता है। तो ऑटोमेटिक में क्या है कि जिसमें आपको परमिशन कम लेनी पड़ती है, ठीक है, ऑब्वियसली। The non-resident investor or the Indian company does not require a prior approval from the RBI or the central government or any kind of government, ठीक है, that is absolutely correct। सेकंड की बात कर लेते हैं आपसे अब, 100% FDI under the automatic route is permitted in the single brand retail trading sectors। हाँ, अभी रिसेंटली क्या था, आपका जो सिंगल ब्रांड रिटेल आपके इन्वेस्टर रिटेल सेक्टर है आपके पास, ठीक है, सिंगल ब्रांड वाला, वहां पे 100% FDI आपकी ऑटोमेटिक रूट में डाल दी गई है, तो वो भी आपका करेक्ट है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अंडर द गवर्नमेंट रूट आर प्रोसेस्ड बाय द फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल एडमिनिस्टर्ड बाय द RBI की, इसको RBI आपका एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। देखो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बट थर्ड आपका फॉल्स है, ठीक है। अब थर्ड फॉल्स क्यों है,
अब इसको कौन कंट्रोल करता है? जो आपका DPIIT है, ठीक है, वही, और जो आपका डिपार्टमेंट है वो कंट्रोल करता है। आरबीआई का इसमें कोई कंट्रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको कौन करता है? FIFP के थ्रू हम लोग अप्रूवल दिलवाते हैं। गवर्नमेंट जो आपका अप्रूव्ड वाला है, एक ऑटोमेटिक है, एक आपका गवर्नमेंट अप्रूवल वाला मेथड होता है, रूट होता है, उसमें आपका FIFP करता है, लेकिन उसको एडमिनिस्टर कौन करता है? DPIIT अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। और 20th अगेन assertion एंड रीजनिंग आपके पास मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट्स MCA। देखो जब भी हम बात करें, हमें एक बेंचमार्क चाहिए होता है, ठीक है, जिसके बेस पे हम अपने रेट्स डिसाइड करते हैं। तो पहले आपके पास बहुत सारे थे, बेसिक रेट भी था, ठीक है, बेस रेट भी था। अब आपके पास MCLR का नाम सुना है आपने और EBLR फ्रेमवर्क का नाम सुना है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो MCLR फ्रेमवर्क है, ठीक है, इट वॉज रिप्लेस्ड बाय द EBLR फ्रेमवर्क फॉर रिटेल लोन्स, तो वो आपका करेक्ट है। The transmission of RBI policy rates cuts to borrowers was found to be faster and more direct under the external benchmarking compared to internal bank benchmarking। अब क्यों रिप्लेस करेंगे? क्योंकि हमारे में इशू क्या रहता है? अगेन अगर इंडिया में आप इशू की बात करेंगे तो इशू क्या है हमारे पास? मॉनेटरी पॉलिसी। देखो एक इशू आपका हो सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, आपने रेट चेंज किया, उस स्पीड से आपके रेट आगे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे चेंज होते हुए, ठीक है। उस हिसाब से अगर मान लो आप यहाँ पे चेंज कर रहे हो MCLR को, उस हिसाब से आपका जो लोन के रेट थे वो आपके चेंज नहीं हो रहे हैं। तो हमने क्या पाया कि जो MCLR में आपका रेट है दैट इज स्लो टू चेंज, और EBLR जब हमने यूज किया तो आपका कंपेरेटिवली फास्टर था आपके पास, ठीक है। तो हाँ, ये दोनों ठीक है, इसी आपकी एक्सप्लेनेशन भी आपके पास सही है। यू कैन सी दीज आर दी रेट्स। पहले आपके पास है बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट, ठीक है, 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और AAA बॉन्ड्स को रेफरेंस लेके बनाया गया था। देन बेस रेट आपका रिवाइज्ड 2010 में आपका ये यूज किया गया था। तो बैंक्स को बेस रेट के हिसाब से आपको यूज करना पड़ता था अपने लैंडिंग रेट्स के लिए। देन MCLR आपका यूज हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मार्जिनल 2016 में आपका इंट्रोड्यूस किया गया था, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट, नेगेटिव कैरी ऑन CRR, टेन्योर प्रीमियम और प्रॉफिट मार्जिन। इन 5 फैक्टर्स पे क्या था आपका? ये 5 फैक्टर्स के थ्रू हम इसको डिसाइड करते थे कि हमारे का क्या MCLR होगा, ठीक है, और हर बैंक के लिए आपका अलग अलग होता था, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करेंगे 2019 की, यहाँ पे क्या था आपका? EBLR, और इसी का एक कंपोनेंट आगे आपका चल रहा है रेपो रेट लैंडिंग लिंक्ड लैंडिंग रेट, ठीक है। तो हाँ, इसने इस फॉर्म में इसको क्या किया था? रिप्लेस किया था, ठीक है। तो आपने ये चीजें ध्यान में रखनी है, किस हिसाब से कौन सा आपका बेंचमार्क लैंडिंग रेट था और आपके उसके क्या क्या पैरामीटर्स थे, कब वो इंट्रोड्यूस आपका किया गया था। 21st की बात कर लेते हैं। अगेन आपका यूपीआई को लेके और उसकी डेवलपमेंट को लेके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। फर्स्ट है, यूपीआई इज अ इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय आरबीआई ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। अगर आपने नॉर्मली भी पढ़ा होगा इसको, ठीक है, तो आप जानते होंगे कि इसको आरबीआई ने नहीं बनाया है, इसको एनपीसीआई ने बनाया है, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स यहां से अपने आप हो जाएगा। यूपीआई 2.0 अलाउड यूजर्स टू लिंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स एंड जनरेट वन टाइम मैंडेट फॉर डेफर्ड और रिकरिंग पेमेंट्स। ये भी आपका करेक्ट है। जो उसका नया वर्जन है उसमें आप ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स जो आपके होते हैं उनको भी आप लिंक कर पाओगे। यूपीआई पे नाउ लिंकेज अगेन इंपॉर्टेंट था आपके पास। पे नाउ कहां की कंपनी है? आपकी सिंगापुर की कंपनी है। इट अलाउज क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस ट्रांसफर बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। इनके बीच में एग्रीमेंट था आपके पास, तो आप वहां पे यूपीआई और पे नाउ को इंटीग्रेट होते हुए देख सकते हैं। तो करेक्ट क्या है आपके पास? करेक्ट आपके पास है 2 और 3, ठीक है, बी आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो गया। सेकंड आपके पास, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी व्हाट डज द टर्म फिस्कल ड्रैग सिग्निफाई? देखो फिजिकल ड्रैग का मतलब क्या है? फिजिकल मतलब रेडियो टैक्सेशन। अब टैक्सेशन की बात करते हैं। अगर ड्रैग कब होगा? मान लो आपकी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, मान लो आपकी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, तो अब क्या हो गया आपके पास? या फिर आपकी मान लो इन्फ्लेशन हो जाती है, ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है? रेट्स बढ़ जाते हैं, एवरीथिंग कैन हैपन। अगर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन आपका क्या हो जाता है? आपका जो हायर टैक्स ब्रैकेट में आप चले जाते हो, तो आप पे क्या होता है कि आपका जो टैक्स है वो बढ़ जाता है बेसिकली, ठीक है, आप अलग स्लैब में पहुंच जाते हो। तो उसको क्या कहते हैं? तो नेट इफेक्टिव क्या है? जितना आप एडिशनल कमाओगे ड्यू टू इन्फ्लेशन, मान लो कोई आपके पास कोई फर्म है, कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, रेट्स बढ़ गया तो उसके हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट्स बढ़ जाए, ठीक है, या इंडिविजुअल केस की बात कर ले, ठीक है, तो अर्निंग कई बार बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है उसके बाद फिर जब आपकी अर्निंग बढ़ेगी अल्टीमेटली तो आप अलग टैक्स ब्रैकेट में चले जाते हो, ठीक है, और वहां पे रेट हाई होता है। मान लो अभी 10% था, वहां 15% है, तो क्या होता है? वो वापस आपसे उतने पैसा वापस लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? फिजिकल ड्रैग होता है। फिनोमिना वेयर इन्फ्लेशन पुशेस टैक्स पेयर्स इनटू हायर टैक्स ब्रैकेट्स, और जितना आपसे मान लो एडिशनल टैक्स लिया जाएगा तो उतना आपके पास पैसा कम बचेगा, ठीक है। पैसा कम बचेगा तो डिमांड क्या हो? ऑटोमेटिकली आपकी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। दैट इज योर फिजिकल ड्रैग, ठीक है।
As nominal income rises with inflation, taxpayers move into higher tax brackets or pay a larger percentage of income in the taxes, reducing aggregate demands. ठीक है, अगेन क्योंकि आपका वेज और इन्फ्लेशन का स्पाइरल भी है, हमने पढ़ा होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है, जब आपकी नॉमिनल इनकम राइज करती है विद इन्फ्लेशन, ठीक है, तो अल्टीमेटली पैसा तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ में क्या दिक्कत हो रही है, आप पे टैक्सेशन भी बढ़ रहा है, दैट इज नोन एज फिजिकल ट्रैप। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। देखो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है, आप एक एग्जांपल सोच के देखते हैं। मान लो आप एक कंपनी को, यहाँ पे आप एक फैक्ट्री है आपके पास, ठीक है, तो अगर आप रॉ मटेरियल या तो आप खुद बनाएंगे या तो मान लो आप कहीं से इंपोर्ट करते थे कोई आपका जो फाइनल गुड है, तो वहां पे क्या आपने क्या नोट किया कि जो रॉ मटेरियल है उस पर मान लो इंपोर्ट ड्यूटी है आपके पास 15%, कि अगर मान लो आप रॉ मटेरियल लोगे तो आपको 15% कस्टम पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी चीज को फिनिश्ड गुड्स पे लोगे तो आपको 10% पे करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप अल्टीमेटली सोचोगे कि मैं एक्स्ट्रा क्यों टैक्सेस दूं, ठीक है, मैं एक्स्ट्रा क्यों कॉस्ट बढ़ाऊं अपनी, मैं क्या करता हूं फिनिश्ड गुड्स को ही वहां से क्या कर लूंगा, आपका इंपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। दैट इज नोन एज योर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जहां पे जो आपके रॉ मटेरियल है उस पे आपके टैक्सेस ज्यादा होते हैं और जो आपके पास ये फिनिश्ड गुड होगा उसके उससे क्या होगा, उसमें आपके कम टैक्सेस होते हैं। तो रिजल्ट क्या होगा कि आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को वहां पे डिस्करेज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट की बात कर लेते हैं, इट रेफर्स टू सिचुएशन वेयर द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल एंड इनपुट्स इज हायर देन द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन फिनिश्ड कैपिटल गुड्स, दैट इज करेक्ट। And inverted duty structure disincentivizes domestic manufacturing and encourages the import of finished goods, finished products. बिल्कुल करेक्ट। तो आप क्यों करोगे, जब हमने बात की तो आप क्यों वहां से अपने लिए दिक्कत प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। To address this issue, the GST framework allows manufacturers to claim on input tax credit, ITC refunds on unutilized inputs. तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसी चीज को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, कि आपको बूस्ट हो, अगर मान लो कोई इनपुट आपने यूटिलाइज नहीं किया है तो उस पर जो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको वापस मिल जाता है, ठीक है। तो करेक्ट की बात की है तो तीनों आपके पास क्या है, यहाँ पे करेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। सेक्शन 54(3) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट परमिट्स अ रिफंड ऑफ द अनयूटिलाइज्ड आईटीसी एक्यूमुलेटेड ड्यू टू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, बस मेन क्या था कि आपको इस कॉन्सेप्ट का पता हो कि इनपुट ड्यूटी स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है। विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, जो पीएम पोषण है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ये। तो कुछ यहाँ पे चीजें आप देखेंगे। फर्स्ट है, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कवरिंग ऑल स्कूल चिल्ड्रन स्टडीइंग इन क्लास 1 to 8 ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, ठीक है। सेकंड है, द स्कीम इनकॉर्पोरेट्स बाल वाटिकास चिल्ड्रन एज 3 to 5 स्टडीइंग इन प्राइमरी स्कूल। तो दोनों ही करेक्ट है आपके पास, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल में भी होता है आपके पास और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में भी आपके पास होता है, और बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट भी आपके पास यहाँ पे है। The operational expenses and food grain costs are borne 100% by the central government across all states. Now think carefully. यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, मतलब कि कुछ शेयर आपका स्टेट का भी होगा, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि 100% आपके सेंटर पे करेगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक गलत है, तो थर्ड आपका गलत है, बोथ कांट बी ट्रू, तो 1 and 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कंसिडर नेक्स्ट आपके पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। एमपीआई की बात कर रहे हैं और साथ में पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो की बात कर रहे हैं। देखो पॉवर्टी हेड काउंट का मतलब क्या है कि आप किसी की काउंटिंग करोगे बेसिकली। तो पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट लिव्स बिलो और डेजिग्नेटेड पॉवर्टी लाइन। हाँ, जितनी पॉपुलेशन आपकी पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रही है वो ऑब्वियसली आपकी पॉवर्टी हेड काउंट में इंक्लूड होगी आपकी, ठीक है। नीति आयोग नेशनल एमपीआई यूजेस 3 इक्वली वेटेड डायमेंशंस, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये करेक्ट है आपके पास, ठीक है। और इनके टोटल आपके पास कितने पैरामीटर्स, आपके पास 12 पैरामीटर्स होते हैं यहाँ पे जब हम बात करते हैं नेशनल एमपीआई की। और ग्लोबल एमपीआई में कितने आपके पास 10, तो 2 एडिशनल होते हैं आपके पास, ठीक है। द नेशनल एमपीआई यूजेस आइडेंटिकल इंडिकेटर्स एंड वेट्स एज द ग्लोबल एमपीआई पब्लिश्ड बाय द यूएनडीपी। अभी कहा मैंने कि यहाँ पे आपके पास 2 एडिशनल है तो आपके पास सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो 1 and 2 आपके पास क्या है, करेक्ट है। और 2 कौन से आपके पास, मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट। तो आपके पास टोटल 12 हो गए और ग्लोबल एमपीआई में आपके पास 10 इंडिकेटर्स है, ठीक है। 26 की बात कर लेते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पीएसएल नॉर्म्स के बारे में क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होता है आपके पास, ठीक है। डोमेस्टिकली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स विद 20 और मोर ब्रांचेस मस्ट एलोकेट 40% ऑफ द एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है। अगर इसको जेनरिक टर्म में समझे तो आपको 40% ऑफ योर लोन्स यू हैव टू गिव टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
Small finance banks have a higher PSL target of 75% of their adjusted net bank credit. तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी क्या करता है, उसको टारगेट ज्यादा मिलता है एसएफबी को। जो आपके कमर्शियल बैंक है, जो आपके यूनिवर्सल बैंक्स हैं, वो आपका 40% उनको कंडीशंस है। और जो आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो क्या करते हैं, उनको ज्यादा कंडीशंस है, बिकॉज इनका ऑब्जेक्टिव ही वही था कि जो आपके पर्टिकुलर प्रायोरिटी सेक्टर के आपके जो प्रायोरिटी सेक्टर के जो आपके स्पेसिफिक लोन्स हैं, इनको ये ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने हैं आपको, ठीक है। The priority sector lending certificates (PSLC) allow banks with a shortfall in PSL targets to trade certificates without transferring the underlying risk or loans. Now look at this. For example, there are two banks, A bank and B bank. आपने मान लो 40% लोन देना है, they are doing 45, और ये 40 पूरा नहीं कर पाए, 35 पे रुके, इसने 5 एक्स्ट्रा किया। अब ये क्या करता है कि ये इसके सर्टिफिकेट बना के इसको बेच सकता है, ये इसको 5 दे देगा, लेकिन ये लोन ट्रांसफर नहीं होता। कोई अगर मान लो कल को लोन डिफॉल्ट होता है तो एक ही दिक्कत है, हाँ वो क्या कर सकता है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट दे सकता है, बट उसमें लोन भी ट्रांसफर नहीं होगा, आपका रिस्क भी ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो इनके लिए एक एडिशनल अर्निंग सोर्स हो जाएगा, ठीक है। कुछ अमाउंट के लिए इनको ये परचेज करके दे सकता है, ठीक है। ओवरऑल गवर्नमेंट के टारगेट्स तो मीट कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे इसको जो शॉर्टफॉल है उस शॉर्टफॉल को भी इसने एड्रेस कर लिया सिस्टमेटिकली, ठीक है। दैट इज योर PSLC। तो आपके तीनों यहाँ पे करेक्ट है। अगेन मैच द फॉलोइंग: टोबिन, पिगुवियन, एंजल एंड विंडफॉल। तो पहले देख लेते हैं टोबिन टैक्स। देखो टोबिन टैक्स की बात करें तो ये कौन सा टैक्स है आपका, ये वो टैक्स है जो आपका जनरली सिक्योरिटीज पे लगता है। तो जब भी आपको टोबिन नाम सुनाई दे तो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटीज पे ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिकली आपका कैपिटल फ्लोज पे, करेंसी ट्रांजेक्शन पे, फॉरेक्स मार्केट के लिए आप ध्यान रखेंगे इसको, तो इसका वन आएगा। पिगुवियन टैक्स, पिगुवियन टैक्स का मतलब जहां पे आपकी नेगेटिव चीजें हो, जैसे मान लो पॉल्यूशन हो रहा है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए टैक्स लगाते हैं। कोई इंडस्ट्री है वो आपका पॉल्यूट भी कर रही है वाटर को, उस पर आप एडिशनल टैक्स लगा सकते हो। दैट टैक्स इज नोन एज पिगुवियन टैक्स। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, हाँ ये आपका ये वाला रहेगा, ठीक है। एंजल टैक्स, एंजल टैक्स क्या होता है, अगर आपने कोई वेब सीरीज देखी हो, कोई इनिशिएटिव देखा हो, तो आपको पता है कि जब भी कोई आइडिया जाता है ना, कोई स्टार्टअप होता है, उस स्टार्टअप में क्या करते हैं वो लोग, एक आपको इन्वेस्टर चाहिए होता है, वो आपका क्या होता है, वो पैसा लगाता है स्टार्टिंग में वहां पे, ठीक है। जब वो पैसा लगाएगा वहां पे तो उसको कहा जाता है, उसमें जो टैक्स लिवाई होगा, उसमें जो टैक्स लगेगा, दैट इज एंजल टैक्स। तो ये करेक्ट है आपका। विंडफॉल टैक्स, विंडफॉल टैक्स न्यूज में क्यों क्या, क्योंकि आपके ऑयल कंपनीज को इस बार जो लास्ट के कुछ टाइम से क्या बहुत एडिशनल बेनिफिट्स हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं बाहर, ठीक है। ऑयल का बेसिकली जो क्रूड ऑयल है वो सस्ते दामों में ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे प्राइस नहीं गिरे। प्लस हो सकता है कि आपके पुराना स्टॉक हो सस्ते दाम पे, आप डिस्काउंट पे आप रशिया से ले रहे थे, लेकिन आपने क्या किया कि आपने वो आगे ट्रांसफर नहीं किया, किसको, जो आपके कस्टमर्स थे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है ड्यूरिंग इकोनॉमिक एनोमलीज, ठीक है, तो उसको वो कहा जाता है आपका विंडफॉल टैक्स, ठीक है। अगेन 1 2 3 4 आपका ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 28 सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम अब आपकी डिसकंटिन्यू कर दी गई है, ठीक है। पहले बहुत आपकी फेमस स्कीम थी, वन ऑफ द फेमस स्कीम थी। द बॉन्ड्स आर इशूड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकेंडली द इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड इज पेड सेमी एनुअली, ठीक है, इसको सेमी एनुअली आपका पे किया जाता है। एंड द इंटरेस्ट इनकम इज कंप्लीटली एग्जाम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये आपसे यहाँ पे कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है। थर्ड है कैपिटल गेन टैक्स अराइजेस ऑन द रिडेम्पशन ऑफ एसजीजी, जब आप इसको आप मैच्योरिटी पीरियड 8 साल का पूरा होगा, टू एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर इज फुली एग्जेम्प्टेड, ठीक है। तो कैपिटल गेन टैक्स आपको नहीं लगेगा उसके बाद। देखो फर्स्ट इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। यहाँ पे दिक्कत है, जो आपको सेमी एनुअली इंटरेस्ट मिलता है 2.5% का, उस पे आपको टैक्स मिलेगा पड़ेगा, ठीक है। और टैक्स किस पे जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला सेक्शन, जब आप आईटीआर भरते हैं तो आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। तो करेक्ट क्या है आपके पास, करेक्ट आपके पास 1 और 3 है, बी आपके पास क्या है, करेक्ट है। इज फुली टैक्सेबल अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर। जो आपको सेमी एनुअली इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपका टैक्सेबल है। जो आपको मैच्योरिटी के बाद जो आपको एज पर द प्रेवलेंट मार्केट रेट्स जो आपको वहां पे बेनिफिट होगा, दैट इज योर नॉन ट्रांसफर, दैट इज योर नॉन टैक्सेबल, ठीक है। 29th है, with reference to the National Education Policy NEP 2020, consider the following statements. It aimed to increase the gross enrollment ratio in higher education including vocational education to 50% by 2035, ठीक है। तो फर्स्ट इसकी टारगेट्स की बात की गई है, प्लस कहा गया है कि जो 10+2 सिस्टम है उसको हमने रिप्लेस कर दिया है 5+3+3+4। थर्ड है आपके पास द पॉलिसी सेट्स अ टारगेट फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट टू रीच द 10% ऑफ जीडीपी एट द अर्लीस्ट।
अब देखो फर्स्ट की बात करें दैट इज करेक्ट, हमें 50% करना है 2035 तक। और ये भी आपको काफी न्यूज पता है जहां पे आपको जो ट्रेडिशनल 10+2 सिस्टम फॉलो हो रहा है वो अब आपका 5+3+3+4 में कन्वर्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं टारगेट की। टारगेट आपका 10% नहीं है, आपका टारगेट है 6%। हम बहुत कम हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 3 to 4% के बीच में, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि 6% तो आपका होना चाहिए, और एक कब से डिमांड है, ठीक है, 6% की, कोई नया टारगेट नहीं है आपका, बस इसी टारगेट को फिर से कहा गया है, ठीक है। तो 10% तो बहुत दूर की बात है, टारगेट क्या है आपके पास 6% है, तो 1 and 2 आपके पास करेक्ट है। अगेन अब असेशनल रीजनिंग क्वेश्चन आपके पास है। स्टेलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूछ लेते हैं। स्टेलाइजेशन बाय द आरबीआई इन्वॉल्व्स ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब जहां पे आरबीआई खुद जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करेगा, परचेज करेगा मार्केट से, टू न्यूट्रलाइज द इंपैक्ट ऑफ फॉरेन कैपिटल इनफ्लो और नॉन डोमेस्टिक मनी सप्लाई। देखो जब भी फॉरेन कैपिटल आपका इनफ्लो होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं करेंसी की वैल्यू आपकी एप्रिशिएट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन की फॉरेन करेंसी आ रही है या जा रही है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि करेंसी को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मनी सप्लाई को वहां पे एडजस्ट करती है, ठीक है। तो उसके लिए उस प्रोसेस को कहा जाता है आपका स्टेरिलाइजेशन। सो दैट इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट थिंग, ठीक है, ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। लार्ज कैपिटल इनफ्लोज, अगर बहुत ज्यादा कैपिटल इनफ्लो आ रहा है, लीड टू करेंसी एप्रिसिएशन, ठीक है। अगर ज्यादा ही आपके पास फॉरेन करेंसी आ रही है तो आपको क्या होता है, आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी वो आपकी एप्रिशिएट कर जाती है, ठीक है। विच फोर्सेज द आरबीआई टू बाय फॉरेन एक्सचेंज, कि जो एडिशनल पैसा आया आरबीआई क्या करेगा, उसको मार्केट से निकालेगा और प्लस डोमेस्टिक आपके पास सप्लाई करेगा वहां पे करेंसी की, ठीक है। सब्सिक्वेंटली एक्सपेंडिंग डोमेस्टिक रुपीज लिक्विडिटी, हाँ डोमेस्टिक रुपी की लिक्विडिटी तो बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि आरबीआई जब परचेज करेगा आपकी फॉरेन करेंसी को तो डोमेस्टिक करेंसी मार्केट को देगा आपका, ठीक है। तो ये क्या दोनों आपके करेक्ट है, यही इसकी एक्सप्लेनेशन है, यही आपकी पूरी प्रोसेस है स्टेबलाइजेशन की, ठीक है। अगेन यू कैन सी दैट किस हिसाब से करता है, बाय एंड सेल, ठीक है, दोनों तरीके से आपका काम करता है, ठीक है। 31st है आपके पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ट्रिम्स अंडर द डब्ल्यूटीओ। ट्रिम्स के बारे में बात की गई है, क्या होता है ट्रिम्स, ठीक है, डब्ल्यूटीओ का आपका एग्रीमेंट है। ट्रिम्स अप्लाइज टू बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो अगर हम ट्रिम्स की बात करें तो ट्रिम्स आपका दोनों पे अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ आपके गुड्स पे अप्लाई होता है, ठीक है। ट्रिम्स इज अप्लाइड ओनली ऑन योर गुड्स। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, मान लो दैट रिक्वायर्स अ कंपनी टू यूज लोकली प्रोड्यूस्ड इनपुट्स आर इनकंसिस्टेंट विद द ट्रिम्स ऑब्लिगेशन। हाँ, आप ये रिक्वायरमेंट नहीं रख सकते हो कि इसमें इतना परसेंट लोकल कंटेंट होना चाहिए तभी हम इसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, हम इतना परसेंट लोकल इंडिजिनियस कंटेंट होना चाहिए, दैट इज नॉट द केस, यू कैन नॉट पुट इट देयर, दैट इज करेक्ट, दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द ट्रिम्स ऑब्लिगेशन। ट्रेड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, आर प्रोहिबिटेड अंडर द ट्रिम्स, मतलब कि आप क्या करें, आप कोटा फिक्स कर दें कि आप इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन इंपोर्ट सच काइंड ऑफ थिंग्स, मान लो आप इतने इसके 1000 यूनिट्स आप इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वैसा भी आप नहीं कर सकते हैं, दैट इज प्रोहिबिटेड। तो ये भी आपके पास करेक्ट है, तो आपके पास क्या है 2 and 3 आपके पास करेक्ट है, ठीक है, तो आपके पास बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 31st का बी। 32 की बात करते हैं विद रेफरेंस टू द ओपन मार्केट सेल स्कीम्स ऑपरेटेड बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन एक इंपॉर्टेंट स्कीम है आपके लिए जो एफसीआई ऑपरेट करता है अंडर ओएमएसएस। एफसीआई सेल्स एक्सेस स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस एट predetermined prices in the open market to bulk buyers and traders। हाँ, जो इनके पास स्टॉक होता है उसको ये ओपन मार्केट में सेल करता है अंडर दिस स्कीम, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। The primary objective of OMS is to augment domestic supply during lean seasons and moderate open market retail price। ठीक है, हाँ, जब आपके पास मान लो दिक्कत हो रही है, जब वहां के प्राइसेस जो है वहां पे अब मान लो या तो एक्सेसिव हाई हो गए या कम हो गए, ठीक है, उस पूरी चीज को और मार्केट के प्राइस को रेगुलेट करने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव स्कीम का है, दैट इज करेक्ट। स्टेट गवर्नमेंट्स आर लीगली एंटाइटल्ड टू परचेज अनलिमिटेड फूड ग्रेन्स डायरेक्टली फ्रॉम द एफसीआई विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन ऑक्शन। ये गलत है, अब इन्होंने थोड़ा इस पे आपका चीजें चेंज हुई है, ठीक है, नाउ दैट इज नॉट अलाउड। अब ऐसे नहीं कि आप बिना ये ऑप्शन के जाए और जितना मर्जी आप स्टॉक उठा लें, ठीक है, नाउ दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज हम क्या चाहते हैं यहाँ पे, हम चाहते हैं कि यहाँ पे मार्केट और जो आपके प्राइवेट ट्रेडर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, ठीक है, ताकि यहाँ पे अच्छा आपको प्रॉफिट मिले ई ऑप्शन में, ठीक है, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट जब बाय करेगी तो वो एक पर्टिकुलर प्राइस में बाय करेगी, ठीक है, और जब ई ऑप्शन है तब आपके पास बेटर प्राइस वहां पे रिफ्लेक्ट हो सकता है। Now let's go to 33 question. Consider the following statements regarding the base erosion and profit shifting, sorry, ठीक है, BEPS, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, मान लो अगर आपकी कोई फर्म है
और आप ऐसी जगह ऑपरेट कर रहे हैं जहां पे टैक्सेशन बहुत ज्यादा है किसी कंट्री में, ठीक है, तो क्या होता है उसमें इशू ये होता है कि अगर आप ज्यादा वहां पे अर्निंग करोगे तो आपके टैक्सेस बढ़ जाएंगे। लेकिन आपने नाम सुना होगा टैक्स हेवन वगैरह का, ठीक है, मॉरिशियस हो गया आपका, ठीक है, केमन आइलैंड आपका हो गया, वहां पे क्या होता है, वहां पे अगर आपका ऑफिस हो तो आपको वहां पे टैक्सेशन नहीं लगती है। तो कंट्रीज क्या करती है कि एक जगह का प्रॉफिट दिखाती है दूसरी जगह, ठीक है, जहां पे टैक्सेस कम होते हैं। उसी चीज को बचने के लिए क्या है आपका, आपका ये बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर काम किया गया है, ठीक है। So BEPS refers to tax planning strategies used by the multinational enterprise that exploit gaps and mismatch in tax rules to artificially shift profit to low or tax location. That is correct. The BEPS initiative is led jointly by OECD and G20 countries. अब इसके खिलाफ या इसके लिए जो इनिशिएटिव लिया गया है वो आपका OECD और G20 ने ले रखा है। That is correct. पिलर 2 ऑफ इसमें आपके मल्टीपल आई थिंक 2 पिलर्स है आपके पास। जो पिलर 2 है आपके पास वो एक ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की बात करता है। कितने की बात करता है, कितना टैक्स आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक है, ग्लोबल आपको मिनिमम रखना पड़ेगा, दैट इज योर 15%। सो इसमें पूछ रहा है आपसे कि आपके पास यहाँ पे करेक्ट कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं आपके पास सारे ही करेक्ट है, तो आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट है, 1 2 एंड 3 इज योर करेक्ट। हो 34th is your with reference to the प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना consider the following statements, ठीक है। So it is regarding to your fisheries. It is a flagship scheme designed to bring about the blue revolution through sustainable development of fisheries sector in India. Again fisheries की बात है तो blue revolution आपका उससे जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल जेनरिक स्टेटमेंट है, करेक्ट है। The scheme operates with both central sector and centrally sponsored components, ठीक है, कुछ कंपोनेंट्स इसके आपके सेंट्रली सेक्टर्ड है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, कुछ आपके सेंट्रली यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है। इसके मल्टीपल कंपोनेंट्स है, कुछ आपके 100% फंडेड बाय स्टेट है, कुछ में आपका स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, कुछ सेंटर पूरा 100% करेगा, कुछ में स्टेट भी आपको देखने को मिलेगा। इट एम्स टू कंप्लीटली एलिमिनेट ट्रेडिशनल इनलैंड कैप्चर फिशरीज। नाउ लुक एट दिस स्टेटमेंट कि जो इनलैंड फिशरीज है हम उसको खत्म ही कर देंगे, सो दैट इज एब्सर्ड थिंग, ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, तो आप यहीं से फॉल्स कर सकते हो। तो ये आपका क्या है, करेक्ट क्या है, 1 एंड 2 आपका यहाँ पे करेक्ट है। 35th है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो LCR। अगर आप बेसल 3 स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे यू विल कम विद द टर्म्स लिक्विडिटी कवरेज रेशियो वगैरह, ठीक है, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं आपके पास, आपके फाइनेंशियल रेशियोज होती है तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। LCR रिक्वायर्स बैंक टू होल्ड एन अमाउंट ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट्स सफिशिएंट टू कवर टोटल नेट कैश फ्लो ओवर 30 डेज स्ट्रेस पीरियड, ठीक है, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए लिक्विड में कि आप 30 डेज तक अगर स्ट्रेस रहे, मतलब 30 डेज तक कोई दिक्कत रहे तो उतना नेट 30 डेज के हिसाब से आपके पास कैश आउटफ्लो होना चाहिए, वो आपका क्या है, करेक्ट है। कैश सेंट्रल बैंक रिजर्व्स एंड क्वालिफाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड एट हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। बट ये जो HQLA है ये एसेट कौन से होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपकी बिल्कुल सेफ है, अगर आपका कैश होता है दैट इज ऑल्सो वेरी सेफ, ठीक है, सेंट्रल बैंक के आपका कोई रिजर्व पड़ा है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी सेफ, तो आपके पास क्या है, ये आपके पास हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स होते हैं। A high LCR requirements automatically increases the credit creation capacity of the commercial banks. Now look at third statement very carefully, ठीक है। अब अगर आपके पास हायर LCR रिक्वायरमेंट है तो आपको ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा कैश में, सेंट्रल बैंक रिजर्व में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। अगर आप वहां पे ज्यादा पैसा रखोगे तो जो क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी है, जितना आप लोन दे सकते हो, जितना आप क्रेडिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है, जितना आप मनी मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो क्या होता है, वो आपका कम हो जाता है, ठीक है। सो इट इज योर फॉल्स। सो करेक्ट क्या है आपके पास, 1 एंड 2 आपके पास यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में। ये आपका अगेन एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। हम देख सकते हैं यहाँ पे आपका लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में आपका दिया हुआ अनएम्प्लॉयमेंट और लिस्ट 2 में क्या है आपका डिस्क्रिप्शन दी है उसके हिसाब से, ठीक है। अब फर्स्ट की बात कर लेते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जब आप ट्रांजिशन में होते हैं, जब आप जॉब स्विच करते हैं, दैट एट द टाइम जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होती है बिटवीन द ट्रांजिशन, दैट इज नोन एज योर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो वही बात है आपका, तो इसका आपका सामने वाला रहेगा, ठीक है, ए का आपका फर्स्ट रहेगा, बिकॉज इट इज टेलिंग अस अबाउट द टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन बिटवीन चेंजिंग जॉब्स और सर्चिंग फॉर द न्यू एम्प्लॉयमेंट। देन बात करेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की।
ये क्या होता है? ये होता है बेसिकली जब आपके स्किल्स अप्रोप्रिएट नहीं होते जॉब्स के लिए, ठीक है। जॉब मार्केट में जॉब्स है लेकिन आपके पास क्या है, वो स्किल्स नहीं है बेसिकली, ठीक है। देयर इज मिसमैच बिटवीन द स्किल्स पोजेस्ड बाय वर्कर्स एंड द स्किल्स व्हिच आर डिमांडेड बाय द एम्प्लॉयज, ठीक है। एम्प्लॉयज ने जो आपका डिमांड किया है और जो स्किल्स आपके पास उसमें मिसमैच है, तो आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। देन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मींस कि जहां पे आपको लगता है कि आप काम कर रहे हैं लेकिन जो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो आपकी क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। मींस कि अगर वो लोग 5 लोग वो काम कर रहे हैं तो हो सकता है वो सिर्फ 3 लोगों का काम हो, जो मेनली आपका फॉर एग्जांपल आपका एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा आपका देखा जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर में आपकी ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। देन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है बेसिकली आपका कि जब आपका इकोनॉमी में रिसेशन आएगा, ठीक है, बूम आएगा, उन सब के हिसाब से आपकी अनएम्प्लॉयमेंट आपको या एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सब आपके सेम है, A1 B2 C3 एंड D4, ठीक है। तो ये रहता है आपका 36 का, आपका ये एक्सप्लेनेशन है। Now let's move forward to 37. Consider the following statements regarding the standing deposit facility SDF. SDF को लेके कुछ statements आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जो फर्स्ट है आपके पास, that is your, it allows the RBI to absorb liquidity from commercial banks without providing the government collateral in return, ठीक है। तो मतलब क्या है इसमें कि अगर आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट है तो आप, अगर आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है, तब आप उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, एसडीएफ की यूज कर सकते हैं, ठीक है। Then SDF rate replace the fixed reverse repo rate as the floor for the liquidity adjustment facility corridor, ठीक है, LF में। जो पहले आपका रिवर्स रेपो था उसको इन्होंने क्या किया है, बेसिकली आपका उसको इन्होंने आपका वहां पे चेंज किया है, उसको रिप्लेस किया है। देखो फर्स्ट की बात करें, यहाँ पे क्या इशू है आपके पास कि आरबीआई एब्जॉर्ब करेगी कमर्शियल बैंक से विदाउट प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब आपका ये आपका रेपो का उल्टा है कि गवर्नमेंट आरबीआई क्या कर रहा है, आपसे लिक्विडिटी ले रहा है लेकिन बदले में आपको कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं दे रहा है, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड यहाँ पे करेक्ट है, जो पहले कहा था वो बेसिकली थोड़ा सा एमएसएफ के साथ थोड़ा सा हो गया था आपका मिसमैच, ठीक है। बट स्टिल फर्स्ट इज सिंपल कि अगर आपके बैंक्स क्या कर रहे हैं कि एडिशनल आपका जो कैपिटल है वो आरबीआई के पास प्लेस कर रहे हैं लेकिन उसके बदले में कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको नहीं दी जा रही है, ठीक है। द एसडीएफ रेट इज 25 बेसिस पॉइंट्स अबव द रेपो रेट। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, अबव नहीं होता है आपका, अबव आपके पास क्या होता है, एमएसएफ होता है आपका। MSF इजकल टू 0.25 प्लस रेपो रेट, और ये जो होता है आपका SDF, ये होता है आपका रेपो रेट माइनस 0.25, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, थर्ड आपका गलत है, फर्स्ट एंड टू क्या है आपके यहाँ पे करेक्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 एंड 2 आपके क्या है यहाँ पे करेक्ट है। 38 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है आपका जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारी कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कैसी हो रही है, उसको हम यहाँ पे पूरा एनालाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड मंथली बाय द एनएसओ दैट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये आपका एनएसओ ये आपका क्या करता है, पब्लिश करता है, मंथली बेस पे आपका पब्लिश होता है। देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ लैग, 2 वीक के आसपास का लैग आपको देखने को मिलता है, बट स्टिल आपका क्या है, मंथली बेस पे आपका ये रिलीज होता है। द बेस ईयर फॉर द करंट आईआईपी सीरीज इज 2011 एंड 12, ठीक है। 2011 एंड 12 क्या है आपका, ये बोल रहा है कि करंट आपका यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। थर्ड क्या है, among the 8 core industries represented in the IIP the electricity sector carries the highest weightage, ठीक है। हाईएस्ट वेटेज किसकी होगी आपकी, जो आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर आप बात करें, फर्स्ट आपका करेक्ट है, ठीक है। सेकंड आपका इनकरेक्ट है बिकॉज अभी आपका रिसेंटली चेंज हो गया है, ठीक है। आपका 2011-12 आपका यहाँ पे बेस ईयर नहीं है अब, ठीक है। और थर्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं, आपका क्या है, रिफाइनरी आपका हाईएस्ट है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो करेक्ट क्या है आपके पास, 1 ओनली आपके पास यहाँ पे, सी आपके पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नया बेस ईयर क्या है आपके पास, 2022 और 23। इस साल क्या है, इस साल आपके बहुत सारे बेस ईयर चेंज हुए हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो बेस ईयर आपका है वो आप उसको करेक्टली रिमेंबर करें, बिकॉज इस बार जीडीपी की बात करें आप, सीपीआई की बात करें, ठीक है। तो सभी का यहाँ पे क्या है, आपका बेस ईयर चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो है आपके, वो आपको उनका आपका हाईएस्ट वेटेज देखा जाता है, ठीक है, अमंग द 8 कोर इंडस्ट्रीज। 39 की बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम को लेके बात की गई है, कुछ स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेगी। इट इज इंडिया की, ये जो आपकी क्या है, इंडिया की वन ऑफ द फ्लैगशिप आपके पास स्कीम्स है।
इट ऑफर्स फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू एलिजिबल कंपनीज बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन डोमेस्टिक यूनिट्स। जितनी आप डोमेस्टिक यूनिट्स में आप प्रोडक्शन करेंगे उस हिसाब से क्या होगा, उस हिसाब से आपको यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ये आपका क्या है, दैट इज योर करेक्ट। The scheme covers both domestic and foreign companies operating inside India। तो यहाँ पे अब कई बार कंफ्यूजन क्या हो सकती है कि सिर्फ ये आपकी इंडियन कंपनीज को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि आपको ओवरऑल प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, ठीक है। अगर आप ओवरऑल प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो उसमें कुछ आपकी फॉरेन कंपनीज भी हो सकती हैं जिनकी यहाँ पे फैक्ट्रीज है। तो दोनों के लिए क्या है आपका, ये करेक्ट है। ऑल सेक्टर्स अंडर PLI रिक्वायर्स अ मैंडेटरी 50% एक्सपोर्ट ऑफ टोटल आउटपुट टू क्वालिफाई फॉर इंसेंटिव्स। ठीक है, कि इनको अपनी आउटपुट का और मैंडेटरी है कि 50% क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। बट इस तरीके की कोई कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, 1 और 2 ही आपके पास यहाँ पे करेक्ट है। तो आप यहाँ पे इस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे और ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है और यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू 40, जो आपका एक और असर्शन और रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। अब 40 के आप ध्यान से पढ़ेंगे। 40 में क्या है, हाई इन्फ्लेशन ऑफ्टन लीड्स टू योर करेंसी डेप्रिसिएशन इन अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजीम। कि अगर आपकी करेंसी अप्रिशिएट करेगी, कब करेगी, जब आपका हाई इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन हाई होगा तो आपकी करेंसी अप्रिशिएट करेगी। और रीजन क्या दे रहा है, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी अ कंट्री विद हायर इन्फ्लेशन एक्सपीरियंसेस अ लॉस इन द परचेजिंग पावर। जो आपका बिल्कुल आपको पता जो होता ही है, मेकिंग इट्स डोमेस्टिक गुड्स लेस कंपिटिटिव अनलेस इट्स करेंसी डेप्रिशिएट्स। ठीक है, जब तक उसकी करेंसी डेप्रिशिएट नहीं करेगी तब तक आपकी वो वहां पे दिक्कत करेगा। ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट आपकी कंपिटिटिव नहीं होती है। ठीक है, तो अगर बात करें तो आपकी फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर आपका इन्फ्लेशन हाई होगा तो करेंसी क्या होती है, आपकी डेप्रिशिएट करती है। ठीक है, और उसके पीछे रीजन यही है कि जब आपका इन्फ्लेशन हाई होता है उस टाइम पे आपकी परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और फिर बाद में क्या है, आपकी करेंसी जब तक डेप्रिशिएट नहीं होगी तब तक आपके एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगे और आपकी वहां पे बिल्कुल ही आपकी मार्केट क्या है, कंपिटिटिव नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 41 की बात कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डेट टू जीडीपी रेशियो एंड फिजिकल गवर्नेंस इन इंडिया। ठीक है, डेट टू जीडीपी रेशियो काफी बार न्यूज में रहता है, तो उसको लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देखेंगे। फर्स्ट है दी FRBM, जो आपका इंपॉर्टेंट एक्ट भी है, 2003 में आपका आया था। उसकी जो रिव्यू कमेटी थी वो आपकी कौन हेड कर रहे थे, बाय NK सिंह। ठीक है, उन्होंने रेकमेंड किया है आपका टारगेट डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ 60% फॉर द जनरल गवर्नमेंट, 40 जिसमें सेंटर का होगा और 20 आपका स्टेट का होगा। तो ये क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट है। ऑफ बजट लाइबिलिटी जो हमने बात की थी आपकी, इनकट बाय स्टेट ओन कॉर्पोरेशंस आर ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड अंडर द स्टैट्यूटरी डेट सीलिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि इसमें क्या बात की गई है, जो आपकी ऑफ बजट, जो आपकी सारी ये प्रोविजंस है, जो आपकी ऑफ बजट बोरोविंग्स होती हैं, उनको क्या है, उनको ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर दिया जाएगा स्टैट्यूटरी डेट सीलिंग में, जो आपकी 60% की सीलिंग है की हम बात कर रहे हैं। अब प्राइमरी डेफिसिट ऑफ जीरो, अगर प्राइमरी डेफिसिट आपका जीरो होता है उसका मतलब है कि गवर्नमेंट की जो बोरोविंग्स है रिक्वायरमेंट इज सोलली डेडिकेटेड टू पेइंग द इंटरेस्ट ऑन द पास्ट डेट। ठीक है, जितनी वो आपकी जो चीजें बोरो कर रहे हैं वो पास्ट लाइबिलिटीज को पे करने के लिए है, इंटरेस्ट की। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इनका फॉर्मूला देखेंगे, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट जो आप पूरा बोरो कर रहे हैं माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ये जीरो कब होगा, अगर ये आपका जीरो है तो मतलब ये दोनों आपके बराबर है। जितना आप बोरो कर रहे हो वो किसके लिए आपका यूज हो रहा है, वो आपका इंटरेस्ट पेमेंट के लिए यूज हो रहा है। तो थर्ड क्या है आपकी, थर्ड आपकी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड क्या आपकी करेक्ट है, क्या आपकी इंक्लूडेड होती है, आपकी इंक्लूडेड नहीं होती है। ठीक है, जो हमने पहले भी कहा था कि ये आपकी फिजिकल डेफिसिट की कैलकुलेशन से आउट होती है। इस वजह से हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको उस हिसाब से ट्रीट करते हैं कि विच इज नॉट डिजायरेबल। ठीक है, 41 का क्या है आपका, बी आपका करेक्ट है। 1 और 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 42 की बात करते हैं विद रेफरेंस टू द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, CAR की बात कर रहे हैं और इसको जिसको हम CRAR भी कहते हैं अंडर बेसल 3 नॉर्म्स। ठीक है, फर्स्ट CAR इज द रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल टू इट्स टोटल एसेट विदाउट एडजस्टिंग फॉर इट्स रिस्क वेट। ठीक है, कि यहाँ पे रिस्क वेट को कंसीडर नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आपने कभी इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा CAR का, तो ये आपका क्या होता है, रेशियो होता है। रेशियो में आपका रिस्क वेटेड एसेट्स होते हैं आपके। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत है, विदाउट नहीं है बल्कि विद आपका
रिस्क वेट्स के साथ आपको देखने को मिलता है। टीयर 1 कैपिटल रिप्रेजेंट्स कोर कैपिटल, ठीक है, दैट कैन एब्जॉर्ब लॉसेस विदाउट अ बैंक बीइंग रिक्वायर्ड टू सीज ट्रेडिंग। जो टीयर 1 कैपिटल है आपका, वो आपकी टॉप लेवल की कैपिटल होती है, मतलब बेसिकली आपकी कोर कैपिटल है। अगर मान लो आपका ये पूरे लॉसेस एब्जॉर्ब कर सकती है और उसके बावजूद क्या होता है कि आपकी फंक्शनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आप ध्यान कर रखेंगे, हमने 81 बॉन्ड्स की बात की थी, वो क्या थे, एडिशनल टायर 1 कैपिटल बॉन्ड्स थे, कि वहां से जो भी आपकी प्रोसीडिंग्स आएगी वो आपकी टीयर 1 में जाएगी, ठीक है। तो अभी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो टीयर 1 है वो आपकी लॉसेस एब्जॉर्ब कर सकता है और आपको कोई बिजनेस में लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। देन द आरबीआई मैंडेट्स अ मिनिमम CAR फॉर कमर्शियल बैंक्स। हाँ, आपका CAR है इंडिया में, दैट इज 9%, जबकि बेसल 3 कितना बोलता है, आपको 8% रखना है इन इंडिया देन द बेसलाइन रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द बेसल कमेटी ऑन द बैंकिंग सुपरविजन। कि हम क्या करते हैं, हायर मिनिमम रखा है हमने, जो मैंने बात की 8% रिक्वायरमेंट है, बट स्टिल इंडिया इज डूइंग द 9%। तो ये क्या है आपका, करेक्ट है। करेक्ट पूछा है तो आपका 213 क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे 9% की रिक्वायरमेंट है, जबकि बेसल 3 क्या कहता है कि आपके पास सिर्फ 8% की कैपिटल रिक्वायरमेंट है, अगर आप बात करेंगे अपने रिस्क वेटेड एसेट्स के साथ। 43 की बात कर लेते हैं, अगेन टैक्स टू जीडीपी रेशो पे क्वेश्चन है आपका। डायरेक्ट टैक्स हिस्टोरिकली कंट्रीब्यूट मोर देन द 80% ऑफ द इंडियाज टोटल टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फिगर है आपके पास, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो अब देखिए, ये बोल रहा है कि मेजोरिटी आपके डायरेक्ट टैक्स है, वो भी कितना बता रहा है, 80%, ठीक है। हायर टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंडिकेट्स, अगर आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो ज्यादा है, गवर्नमेंट इज बेटर एबल टू फाइनेंस पब्लिक एक्सपेंडिचर विदाउट रिलाइंग ऑन एक्सेसिव बोरोइंग। मतलब जैसे आपकी जीडीपी बढ़ रही है वैसे ही आपका टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहा है, आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि हम आप लेस रिलाई करेंगे एक्सेसिव बोरोइंग के ऊपर। दैट इज करेक्ट। इंडियाज ग्रॉस टैक्स टू जीडीपी रेशियो हैज कंसिस्टेंटली रिमेन्ड अबव 20% ओवर द लास्ट डेकेड। हम इतना अच्छा कर रहे हैं कि जो हमारा टैक्स टू जीडीपी है वो 20% से ऊपर है सिंस लास्ट डेकेड। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लेस देन 20 और काफी नीचे है, ठीक है। कई सोर्सेज कहते हैं 16 to 17, कई कहते हैं आपका बीच में 11 to 12% भी रहा था, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल फॉल्स है। और 80% आपका डायरेक्ट टैक्स नहीं करता है, तो आपका यहां पे क्या है, 2 ओनली है। अब देखो ध्यान से, 50 से 55% आपका आता है डायरेक्ट टैक्स से, जिसमें आपका पर्सनल टैक्स भी है, पर्सनल इनकम टैक्स भी होता है और आपका कॉर्पोरेट टैक्स भी होता है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे काफी फार बिलो बात की गई है, और अप्रोक्सीमेटली 11 से 13% आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। इसके आसपास हमारा यहाँ पे ग्रॉस टैक्स टू जीडीपी रेशियो देखने को मिलता है। 44 की बात कर लेते हैं, विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी काफी ज्यादा आपकी फंड की यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोन दिए जाते हैं, ठीक है। तो उनको यहाँ पे क्या टर्म्स यूज करते हैं, फैसिलिटी का यहाँ पे नाम दिया जाता है, ठीक है। The extended fund facility provides financial assistance to countries experiencing prolonged balance of payment difficulties due to structural economic weakness। जो आपकी extended fund facility IMF की, वो बेसिकली अगर मान लो कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को फेस कर रहा हो ड्यू टू द स्ट्रक्चरल इश्यूज, जैसे आपका इंडिया में हुआ था 1991 में, अगर वैसी कोई आपकी सिचुएशन हो रही है तो वहां पे आपकी इस फैसिलिटी का यूज किया जाता है, ये कहना चाहता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड बात है, फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द आईएमएफ फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन। एक आपका EFF हो गया, ये आप ध्यान रखेंगे कि किसकी फंड फैसिलिटी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में आ चुका है पहले कि EFF किसका है, ठीक है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द आईएमएफ फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, FCL की बात कर रहे हैं। इट रिक्वायर्स कंट्रीज टू एक्सेप्ट स्ट्रिक्ट पोस्ट डिसबर्समेंट पॉलिसी कंडीशनली एंड ऑस्टेरिटी मैंडेट्स। मतलब कि आपको इनके हिसाब से अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, प्लस जैसे ये बोले कि वैसे चेंजेस आपको करने पड़ेंगे इन फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन ना। अगर आपको याद भी नहीं है, पता भी नहीं लग रहा, ठीक है, तो ध्यान रखिए फ्लेक्सिबल में क्या मतलब है। फ्लेक्सिबल में आपके पास थोड़ी लिबर्टी होगी। इट इज टॉकिंग अबाउट द EFF फेयर। ये जो आपकी बात कर रहा है ना, जो आपको ऑस्टेरिटी मीन्स करने हैं, आपको एडिशनल खर्चे कम करने हैं, वो EFF की कंडीशंस है आपकी, ठीक है। वो आपकी फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन की कंडीशंस नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें थोड़ी बहुत आपको लिबर्टी है, आपको फंड्स मिलता है, लेकिन वहां पे कोई कंडीशंस आपको नहीं लगाई जाती हैं। थर्ड की बात करते हैं, इंडिया होल्ड्स परमानेंट वीटो पावर। कि इंडिया के पास क्या है, परमानेंट वीटो पावर है ओवर IMF, ठीक है,
और उसके डिसीजन जब भी होता है अदर देन दी 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, कि इंडिया के पास क्या है 6th वीटो है, ठीक है। तो इस तरीके कोई प्रोविजन इंडिया के पास नहीं है वीटो का, ठीक है। तो ये आपका ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। और करेक्ट की बात करेंगे तो आपका यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट करेक्ट होगा, दैट इज 1 ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से कई क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जहां पे कुछ बॉडीज होती हैं, उन बॉडीज के कुछ आपके फंड्स हैं, कुछ फैसिलिटीज हैं, कुछ वहां पे उनके बेसिकली कुछ प्रोविजंस भी हैं, कुछ उनके कंडीशंस हैं, ठीक है। तो इन पे कई बार क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। 45th की बात करते हैं। एक नए आपके बॉन्ड्स आ रखे हैं, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। हमने बात की थी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की, ठीक है। अब क्या बात कर रही है, बात हो रही है आपकी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की। तो ग्रीन बॉन्ड्स बेसिकली क्या होता है, तो इनके जो भी प्रोसीडिंग्स है, जो भी इनमें फंड्स है, वो आपके एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स में आपके लगाए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट से आपके पास फंड रेज थ्रू दी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स आर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बिफोर बीइंग एलोकेटेड टू एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट। कि हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसको कहां डालेंगे, आपका सीधे आपका जाएगा ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और उसके बाद एलोकेट होगा आपका जो भी आपका ग्रीन प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। सेकंड है ग्रीन प्रोजेक्ट एलिजिबल फॉर फंडिंग इंक्लूड्स फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन। तो यहीं पे आपका दिमाग क्या होना चाहिए, एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए आपके माइंड, ठीक है, कि अगर ग्रीन प्रोजेक्ट की बात है तो उसमें फॉसिल फ्यूल्स तो आएगा ही नहीं। जब आएगा ही नहीं तो ऑब्वियसली क्या है, आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। द फ्रेमवर्क इज अलाइंड विद द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल। जो आपके इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो आपके इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स है आपके आईसीएमए के, उनके साथ आपका ये अलाइंड है, जो आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो थर्ड आपका करेक्ट है। फर्स्ट भी आपका क्या है, करेक्ट है, कि जो डायरेक्ट प्रोसीडिंग से आपकी वो जाएगी आपके पास कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, फंड ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। उसके बाद आपका फर्दर वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो करेक्ट क्या है आपके पास, 1 और 3 आपके पास यहाँ पे आपको करेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू 46। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन हेल्प रिड्यूस। अब देखो हमें रिड्यूस करना है अ कंट्रीज करंट अकाउंट डेफिसिट, कि हमें करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस करना है। तो पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि करंट अकाउंट को हम डेफिसिट को रिड्यूस कैसे करेंगे। दो तरीके हैं, या तो आप अपने इंपोर्ट्स कम कर दो, या फिर आप अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा दो, ठीक है, दैट वी नो। अब हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, और इनमें से कहां पे अगर कहीं पे मान लो इंपोर्ट का आपका डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, कहीं आपका एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है, तब आप वहां पे बता पाएंगे कि वो आपका यहाँ पे अलाइंड है या अलाइंड आपका नहीं है। फर्स्ट बात करते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। अगर जब भी आपकी डोमेस्टिक करेंसी डिवैल्यू करती है तो आपके एक्सपोर्ट बढ़ते हैं और इंपोर्ट आपके कम होंगे। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कंडीशन मेरी क्या करेगी, मेरे जो आपका सीएडी है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। सेकंड है इंपोजिशन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड हायर इंपोर्ट टैरिफ ऑन नॉन एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। कि क्या हो बात है कि हम क्या करेंगे, इंपोर्ट टैरिफ हम लोग बढ़ा देंगे। तो अब आप बताइए, अगर आप इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, इंपोर्ट आपका क्या होगा, कम होगा। इंपोर्ट कम होगा, कंडीशन मीट हुई, तो आपका ये सीएडी को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। थर्ड है इंसेंटिवाइजिंग फॉरेन रेमिटेंस थ्रू टैक्स एग्जेम्पशन चैनल्स, ठीक है। मतलब कि जो फॉरेन से रेमिटेंस आ रही है, उस रेमिटेंस को हम लोग क्या करेंगे, उस पर हम टैक्स हटा देंगे। जब हम उस पर टैक्स हटा देंगे उन चैनल्स के ऊपर, तो क्या होगा, आपके पास रेमिटेंसेस और आना स्टार्ट हो जाएंगी। उस केस में भी क्या होगा, आपके पास जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आपका वहां पे डिक्रीज करेगा, बिकॉज आपके पास इनफ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा। फोर्थ है रेजिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन सब्सिडीज ऑन इंपोर्टेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कि जो आपके पास आप क्या कर रहे हैं, जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हो आप उस पर सब्सिडी दे रहे हो। अगर आप उस पर सब्सिडी दोगे तो जो चीज आप इंपोर्ट करके ला रहे हो ना, तो उसके लिए जो आपका कंज्यूमर है उसको कम पे करना पड़ेगा, तो उसकी डिमांड और करेगा, तो आपका इंपोर्ट बढ़ेगा। तो जब आपका इंपोर्ट बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, आपका सीएडी कैसे कम होगा, वो कम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो करेक्ट क्या है, 1, 2 और 3 आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है, फोर्थ आपका यहाँ पे फॉल्स आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, तो आप देख सकते हैं ये पूरा मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन आपका है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 पे आपका क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट्स कुछ आपको दी गई है। फर्स्ट है दी एक्ट लीगली entitles up to 75% of the rural population and 50% of the urban population to receive subsidized food grains। अगर आपने कभी एक्ट का प्रोविजंस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि 75% तक पॉपुलेशन को उन्होंने वहां पे आपका इंक्लूड किया था, जो आपकी रूरल डोमेन की थी, और 50% क्या थी, आपकी अर्बन डोमेन की थी। प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स आर एंटाइटल्ड
to receive 35 kg of food grains per household per month, whereas the Antyodaya Ann Yojana households are entitled to 5 kg per person per month. Now listen very carefully, ठीक है। अंत्योदय क्या है आपका, वो ज्यादा वीकर सेक्शन है, ठीक है, और प्रायोरिटी हाउसहोल्ड क्या है, दे आर स्लाइटली बेटर देन दैट। तो अंत्योदय में बेसिकली 35 kg मिलता है और प्रायोरिटी हाउस होल्ड में आपको पर पर्सन के हिसाब से दिया जाता है, और यहाँ पे पर हाउस होल्ड के हिसाब से आपको अनाज दिया जाता है अंत्योदय योजना में, ठीक है। तो ये पूरा रिवर्स किया था आपका, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे फॉल्स आपका हो जाएगा। Eldest woman of the household aged 18 years or above is designated as the head of the household for the purpose of issuing ration card। तो राशन कार्ड अगर आपके पास भी है, आप उसमें देखेंगे तो उसमें हेड ऑफ फैमिली क्या होती है, आपकी फीमेल होती है। प्लस जो उज्ज्वला योजना के कनेक्शन है आपके, वो भी आपके फीमेल जो हेड है उसके नाम पे दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपका क्या स्टेप्स है, ये आपकी वुमेन एम्पावरमेंट के स्टेप्स है, जहां पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिंबॉलिकली आपको बता रही है कि वुमेन्स आर ऑल्सो योर पावरफुल, उस हिसाब से, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है। तो ये करेक्ट है आपका, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सेकंड आपका फॉल्स है, तो यहाँ पे बी आपका आंसर हो जाएगा 47 का, ठीक है। Now consider the following statements regarding the yield curve inversion। yield curve inversion अगेन एक फाइनेंशियल टर्म है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं yield curve को लेके, जनरली बॉन्ड के साथ आपका जोड़ा जाता है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, अगर आप ध्यान देंगे तो जो आपके शॉर्ट टर्म लोन्स हैं उनका yield कम होता है, उनसे आपको कम फाइनल अमाउंट मिलता है, बेसिकली अगर मैं जनरल टर्म में बात करूँ इन अ जेनरिक वे, ठीक है। और जो आपकी लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स होते हैं उनका yield क्या होता है, ज्यादा होता है। अब yield curve इन्वर्जन में क्या होता है, ये रिवर्स हो जाता है। An inverted yield curve occurs when long-term interest rates fall below the short-term interest rate for debt instrument of equivalent credit quality। मतलब कि जो आपके लॉन्ग टर्म्स के हैं, वो लॉन्ग टर्म के जो है आपके, उनमें यील्ड कम होगी, उनका इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो लोग लॉन्ग टर्म में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, वो किसमें इन्वेस्ट करेंगे, वो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसी को कहते हैं आपका यील्ड कर्व इन्वर्जन। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। सेकंड बात करेंगे, yield curve inversion is historically viewed by economists as indicator of an impending economic recession। तो ये क्या टर्म, मतलब क्या है इसका, कि आपका यहाँ पे मतलब क्या होगा इसका, कि आप बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है, आपको रिसेशन देखने को मिल जाए, ये आपका मतलब है इसमें, ठीक है। रिसेशन कैसे देखने को मिलेगा, कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई आपका इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है, तो सेंटीमेंट जो आपका इन्वेस्टर का है, जो पब्लिक है, वो आपका नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। तब आपको ये सिचुएशन देखने को मिलती है, तो इसको हम एक इंडिकेटर भी मानते हैं आपका हिस्टोरिकली, तो ये भी क्या है आपका करेक्ट है। Under normal economic conditions, short-term bonds yield higher interest rates than the long-term due to liquidity preference। कि short terms का क्या बॉन्ड yield आपकी ज्यादा होती है। अब शॉर्ट टर्म्स की जो बॉन्ड यील्ड है आपकी वो ज्यादा होती है, ठीक है, देन द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये क्या है आपका इनकरेक्ट है, ये बेसिकली आपका यील्ड कर्व इन्वर्जन है, ये आपका नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, नॉर्मल में आपका ये उल्टा होता है, ठीक है। तो ये क्या है ऑप्शन है आपका 1 एंड 2 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, थर्ड आपका यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं दिस इज नॉर्मल यील्ड कर्व विद जैसे मैच्योरिटी बढ़ेगी तो आपकी क्या यील्ड बढ़ती जाएगी, और यील्ड इन्वर्टेड में क्या होगा, जैसे आप मैच्योरिटी बढ़ाओगे तो आपकी यील्ड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यू कैन सी, सो दैट इज योर यील्ड कर्व इन्वर्जन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जहां पे हम रेगुलेटरी फाइनेंशियल बॉडीज को उनकी पेरेंट बॉडी के साथ क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको कौन गवर्न करता है, बेसिकली इसको आपका गवर्न करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। IFSC जो हमने बात की थी, जो आपका गिफ्ट सिटी को गवर्न करता है गांधीनगर में, इसको कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसको कौन चेयर करता है, आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, दैट इज करेक्ट। एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आपको कई बार बॉडी का बेसिकली हेडक्वार्टर आता है, कई बार उनका डिस्क्रिप्शन आता है, कई बार उनकी पेरेंट बॉडी भी आपको देखने को मिलती है। तो ये आपका क्या है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आपका हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूजेस द कंज्यूमर price index combined as its primary nominal anchor for managing monetary policy rather than the wholesale price index। ये बिल्कुल करेक्ट है, पहले हम WPI यूज करते थे, ठीक है, बिफोर 2016, उसके बाद क्या है आपका CPI कंबाइंड आपका यूज होता है। अब इसका रीजन क्या दे रहा है, CPI इंक्लूड सर्विस सेक्टर price change and directly reflects the cost of living impact on final household, where WPI excludes service and ट्रैक्स प्रोड्यूस लेवल प्रोड्यूसर लेवल कम्युनिटी प्राइसेस। बेसिकली क्या फंडा है, फंडा ये है कि जो सीपीआई आपका गुड्स को भी फॉलो करता है और सर्विस को भी फॉलो करता है। आपको पता है कि जो डब्ल्यूपीआई है उसमें आपकी सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं होती है। तो ये आपका क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, और ये रीजन भी आपका करेक्ट है कि बेटर फॉलो करने के लिए हम क्या चाहते हैं कि हम ऐसा इंडिकेटर आपका चूज करें जो आपका गुड्स भी फॉलो करता हो और जो आपका क्या करता हो भी आपका
और सर्विसेज को भी फॉलो करता हो। तो आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट, ठीक है, और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो ये थे आपके पास टॉप 50 एमसीक्यूज जो बेसिकली डिजाइन किए गए थे आपके पीवाईक्यू एनालिसिस के बाद, और कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके जो ये टॉपिक्स है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिले और इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।